कोई ऐसा एलिमेंट? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्ट में आपको फाइनेंस चाहिए, क्यों चाहिए? टू बाय द एसेट्स, टू इन्वेस्ट इन द मार्केटिंग। क्वेश्चन ये है, एसेट्स बाय तो करने हैं, कहाँ से पैसे इकट्ठे करेंगे आप? कौन देगा हमें पैसे? स्टार्टअप के अंदर तो नॉर्मली लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि वी कैन गेट द बैंक लोन एट द स्टार्टअप, पॉसिबल ही नहीं है, बैंक तो आपको लोन देगा ही नहीं। हाँ, माइक्रो फाइनेंसिंग, वेरी स्मॉल स्केल बिजनेस है, माइक्रो फाइनेंसिंग कर देगा बैंक। बहुत स्मॉल स्केल बिजनेस है, 20, 30, 40, 50,000 रुपीज चाहिए, या इन डॉलर्स में कुछ हजार तो $1200 चाहिए, छोटा सा बिजनेस है, माइक्रो बिजनेस है, फिर माइक्रो फाइनेंस की ऑप्शन होगी, वरना नॉर्मल बिजनेस के लिए वो भी ऑप्शन नहीं होगी। सो स्टार्ट के ऊपर बैंक्स तो आपको लोन देने नहीं वाले। सर डेवलपिंग कंट्रीज में माइक्रो फाइनेंस होती है? डेवलपिंग कंट्री में ही तो ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस होती है, लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ माइक्रो फाइनेंसिंग सबसे ज़्यादा होती है, राइट? अच्छा, डेवलप्ड कंट्रीज में गवर्नमेंट्स कर रही होती हैं ज़्यादातर, डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होता है। मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, जिस भी पर्सपेक्टिव, अब आपको बैंक तो लोन दे नहीं रहा, फिर कौन देगा? स्टार्टअप है, कौन देगा पैसे आपको? कौन? ऑनर है, पहले तो अपनी पॉकेट से खुद इन्वेस्ट करें, और तो कहीं से नहीं निकलेंगे। फ्रेंड्स एंड फैमिली से थोड़े बहुत ले भी लेंगे तो वो फॉर ए शॉर्ट टर्म ही होना है, कुछ ज़्यादा अरसे के लिए वो भी आपको नहीं देने वाले। सो दैट मीन्स कि आपके पास सोर्स ऑफ फाइनेंस बहुत लिमिटेड है एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। सो बी वेरी केयरफुल कि अगर स्टार्ट हो रहा है बिजनेस तो उस वक्त बैंक लोन में मत जाए, बैंक लोन की ऑप्शन आपके पास नहीं होगी। कुछ ऑप्शंस हैं स्टार्टअप्स के बाद जाके जाके जो इसको डिटेल में देखते हैं। देन एक्सपेंशन का मतलब क्या है? द बिजनेस इज सक्सेसफुल और नॉट। बिजनेस जब सक्सेसफुल हो रहा होगा तो ही तो एक्सपेंशन करेगा, स्ट्रगलिंग बिजनेस तो एक्सपेंशन नहीं करेगा। सो दैट मीन्स एक्सपेंशन के अंदर आपको सब लोग आएंगे फाइनेंस करने के लिए, वो बैंक्स भी होंगे, वो बाकी लोग भी होंगे, वो एक्सटर्नल इन्वेस्टर भी होगा। एवरीवन इज गोइंग टू इज विलिंग टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। रीजन? क्योंकि आप एक्सपैंड करें, यू आर द सक्सेसफुल वन, एवरीवन वांट्स टू टेक द फ्लाइट। अच्छा, एंड सर्वाइवल के टाइम पे आपको कौन लोन देगा? रिसेशन चल रहा है, कंट्री में रिसेशन है, जैसे पाकिस्तान में फॉर द लास्ट मेनी इयर्स रिसेशन चल रहा है, तो रिसेशन के अंदर लोन कौन देगा आपको? रिसेशन के अंदर आपको कोई लोन नहीं देता। क्यों नहीं देता? कि डिफेंस मैकेनिज्म है बैंक्स का कि वो चाहते हैं कि सिक्योर करना अपनी मनी को। पहले रिसेशन चल रहा है, डिमांड फॉल हो रही है, अब जब डिमांड फॉल हो रही है तो आपकी सेल्स नहीं होंगी, सेल्स नहीं होंगी तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं होंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं होंगे तो आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे, और जब आप प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तो बैंक को पैसे वापस कैसे देंगे? गेटिंग दिस पॉइंट? तो रिसेशन में अगेन बैंक्स बड़े रिलक्टेंट होंगे आपको लोन देने में। सो आप जब भी लोन की बात करेंगे, यू विल पिक अप दिस पॉइंट, हाउएवर बैंक्स विल बी वेरी रिलक्टेंट टू गिव यू द लोन। आपका साथ ही बैलेंस हो जाएगा आर्गुमेंट व्हेनेवर यू आर पिकिंग इट अप एंड प्लग इट इन। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बहुत आसान होता है, वर्किंग कैपिटल में हम कंफ्यूज होते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या है। वर्किंग कैपिटल किसको कह रहे हैं? जिसको आप कहते हैं डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस के लिए आपको जो पैसे चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज द वर्किंग कैपिटल, एसेंशियल टू पे फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस एंड कीप द बिजनेस ऑपरेटिंग। डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। अच्छा, अब वर्किंग कैपिटल कहाँ कहाँ चाहिए? डे टू डे एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे स्कूल कॉलेज की बात करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में डे टू डे एक्सपेंसेस क्या होते होंगे? माइंड में रखिएगा एक चीज, इसीलिए मैं पॉइंट रेज कर रहा हूँ, पॉइंट में रखिएगा, डे टू डे मंथ टू मंथ नहीं होते, वो डे टू डे होते, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया डे टू डे। वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड मंथ टू मंथ, वी यूज द वर्ड डे टू डे। सैलरीज मंथली जाती हैं, हाँ, वेजेस डेली होती हैं, ऑरली होती हैं, बड़ा सोच के वर्ड यूज करना है। वेजेस, ऑरली वेज रेट या वीकली वेज रेट, तो इसलिए वो डे टू डे के नजदीक नजदीक बात है। सो वेजेस नॉर्मली आपका वर्किंग कैपिटल का पार्ट होगा। अदर देन दैट डेली एक्सपेंसेस, स्टेशनरी आप परचेज करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, एनी कंज्यूमेबल्स विद इन अ वीक और सो, वो आपका वर्किंग कैपिटल है। अच्छा, आप कस्टमर को क्रेडिट दे रहे हैं, एक महीना से ज्यादा टाइम देंगे उसको? बहुत रेयर ही है 1 मंथ से एक्सीड करें उसको, फ्यू डेज में आप रिकवर कर लेते हैं।
स्पेशली टॉकिंग अबाउट द लार्ज स्केल बिजनेसेस, जब हम अपने कस्टमर्स को बिजनेस कंज्यूमर्स को लोन देते हैं तो फ्यू डेज के लिए दे रहे होते हैं, आप क्रेडिट के ऊपर उनको सेल्स कर रहे होते हैं, क्रेडिट सेल्स। सो क्रेडिट सेल्स की जो डेज हैं वो फ्यू 3 4 5 6 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज के अंदर अंदर बात खत्म हो जाती है नॉर्मली। सो दैट मीन्स कि दिस इज अगेन अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब क्वेश्चन ये है, आप सेल्स कर रहे हैं क्रेडिट पर, तो ये वर्किंग कैपिटल कहां से आ गया? वर्किंग कैपिटल तो एक्सपेंडिचर है, सेल्स के साथ इसका क्या रिलेशन है? आप जब क्रेडिट पे सेल्स करेंगे, जरा गौर से सुनिए, फॉर एग्जाम्पल यू आर डेली सेलिंग स्टफ वर्थ ऑफ $1000, आपने 15 दिन का क्रेडिट दे दिया इसको, 15 डेज तक ये कैश तो 1000 तो गया, 15 डेज तक आपको 1000 ऑफ बैकअप पे कहीं और से चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यू हैव टू बाय द रॉ मटेरियल एज वेल। हो सकता है सप्लायर आपको क्रेडिट नहीं देगा, यू हैव टू यूज दिस मनी टू बाय द रॉ मटेरियल्स एंड प्रोसेस इट। ठीक है, सो पॉइंट इज कि व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग ऑन क्रेडिट, उसके लिए भी तो आपको बैकअप कैश चाहिए ना। आपने 10,000 की प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल में बाय की, 12,000 क्रेडिट पर बेच दी, उसके बाद क्या करेंगे? यू विल रीबाय द स्टफ, जाहिर सेकंड साइकिल में तो चलाना है, दोबारा 10,000 परचेज करेंगे, ये 10,000 शॉर्ट हो जाएगा, फिर 12,000 क्रेडिट पर बेच लें, फिर 10,000 बाय करें। एवरी टाइम यू आर स्टार्टिंग द प्रोसेस अंटिल यू आर रिकवरिंग द प्रीवियस अमाउंट, अगली अमाउंट क्रेडिट पे चलती चली जा रही है। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्रेडिट सेल्स की वजह से सबसे ज्यादा हो जाएगी। सो अपने पास इस पॉइंट को नोट रखें कि इफ यू आर सेलिंग द थिंग्स ऑन क्रेडिट बट योर सप्लायर इज नॉट गिविंग यू द क्रेडिट, दैट मींस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू बी हायर। रिसीवेबल को हम एसेट इसलिए कहते हैं क्योंकि दिस इज सम मनी व्हिच विल बी इन द फ्यूचर in our pockets. We don't, yes, we currently don't have it, लेकिन हम उसको कहते हैं कि this is our cash in pocket of the customer। जैसे आप जब अपनी कैश को बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं? बैंक को करंट एसेट। क्यों करंट एसेट कहते हैं? बिकॉज इट इज योर मनी इन द पॉकेट ऑफ द बैंक। सिमिलरली इफ इट इज योर मनी इन द पॉकेट ऑफ द कस्टमर, यू कॉल इट करंट एसेट। इस मनी को तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई। कैसे? कि आपको वर्किंग के लिए रॉ मटेरियल के बाय करने के लिए पैसे चाहिए। ये पैसे तो नहीं चाहिए आपको, लेकिन रॉ मटेरियल को तो नेक्स्ट टाइम बाय करने के लिए चाहिए ना। ये तो पैसे चले गए, ये तो आपको 15 डेज के बाद मिलेंगे, 15 डेज बाद 12,000 वापस मिलेगा, फिर आप इसको यूज करेंगे और फिर ये साइकिल चलना शुरू हो जाएगा। तो नॉर्मली होता ऐसे ही है कि व्हेन द बिजनेस स्टार्ट्स इट्स ऑपरेशंस या एक्सपैंड इटसेल्फ, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है, बैकअप मनी की रिक्वायरमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है। हमेशा बैकअप मनी की रिक्वायरमेंट। आपके पास 10 कस्टमर्स हैं क्रेडिट पर, 10,000 का क्रेडिट दिया और आपने, जब 100 कस्टमर्स हो जाएंगे तो 100,000 का क्रेडिट चला जाएगा, तो ये 100,000 वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बन जाएगी आपकी। ग्रेटर द नंबर ऑफ द कस्टमर्स, लार्जर द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किसको कह रहे हैं? बैकअप मनी जो आपकी पॉकेट में हर टाइम होनी चाहिए, कैश आपके पॉकेट में होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, आप किसी ट्रिप पर जाते हैं, आप कहते हैं वैसे तो मेरा एक्सपेंडिचर होगा 5,000, उधर 10,000 दे दें, कुछ बैकअप भी होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। दिस इज योर वर्किंग कैपिटल, द बैकअप मनी विच यू हैव इन योर पॉकेट्स टू फॉर द डे टू डे। किसी भी टाइम कोई भी पैसे चाहिए हो सकते हैं, ये सप्लायर की पेमेंट भी हो सकती हैं, ये कस्टमर को क्रेडिट पे देने वाली स्टफ भी हो सकता है। सो कैश की रिक्वायरमेंट जो डे टू डे है, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल अगर हमने इम्प्रोवाइज करना है, या अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कल आप में से एक स्टूडेंट ने किया कि सर वर्किंग कैपिटल तो कैश की रिक्वायरमेंट है, तो हम इसको एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों यूज करते हैं? वर्किंग कैपिटल को हाउ कम वी से इट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अस? बिजनेस को पैसे चाहिए, बिजनेस कहता है वर्किंग कैपिटल से निकाल लो। कैसे? अब बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, गौर से सुनिएगा बात। आपके 10 कस्टमर्स थे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या थी? 10,000। हर आदमी को 1,000 का आपने क्रेडिट दिया हुआ। आपके पास 50 कस्टमर्स हो गए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी? बैकअप मनी कितनी होगी? 50,000। यहां तक बात होगी क्लियर? 50,000 आपने बैकअप पे मनी रखी हुई है, 50 कस्टमर्स हैं आपके,
और आप इस 50,000 को कस्टमर्स को क्रेडिट देने में यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे। यहां तक एग्रीमेंट है। अब स्टोरी का सेकंड पार्ट आ रहा है। आपको पैसे चाहिए 30,000। कितने पैसे चाहिए? 30,000। आप क्या करें? क्रेडिट 30 कस्टमर्स का क्रेडिट बंद कर दें कुछ दिनों के लिए। जस्ट स्टॉप गिविंग देम द क्रेडिट फॉर 30 डेज। तो क्या होगा? 30,000 ये सेव हो जाएगा। कुछ दिनों के लिए कर पाएंगे आप, ज्यादा नहीं कर पाएंगे, कुछ दिनों के लिए। बिकॉज जैसे ही आप उनका क्रेडिट रोकेंगे 30,000 सेव हो जाएंगे। यू कैन यूज दिस मनी समवेयर फॉर 1 to 3 days। और जैसे ही आपके पास पैसे ये 30,000 वापस आए दोबारा क्रेडिट देना शुरू कर दें। शॉर्ट जर्क लगाएंगे आप, लेकिन माइंड में रखें इसकी वजह से नुकसान क्या होगा? जब आप क्रेडिट देना बंद करेंगे कस्टमर्स को तो कस्टमर भाग जाएगा। पॉसिबल चांसेस अगर वो लॉयल ना हुआ तो यू मे लूज द कस्टमर। बड़ी रिस्की रिक्वायरमेंट है, रिस्की सिचुएशन है, नाजुक सूरत हाल है। सो इसलिए हम इसको हमेशा वर्किंग कैपिटल को एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज करते हैं, लेकिन एज अ लास्ट रिजॉर्ट। अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, सब ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो गई हैं और 1 or 2 or 3 days के लिए पैसे चाहिए सिर्फ। Somebody has to give us the money back after 3 days, but we need the money today. In that case, we may use this working capital as a source of finance. बात की समझ आई कि नहीं आई? इस पूरे के पूरे सेक्शन में 2-3 मुश्किल चीजों में से ये एक सबसे मुश्किल चीज थी जिसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ऑपरेशन स्लो डाउन हो जाएंगे। आप डेलिबरेटली अपने ऑपरेशंस को स्लो डाउन कर रहे हैं ताकि आप पैसों को 2-3 दिनों के लिए यूज करें, 3 दिन बाद दोबारा नॉर्मल कर लेंगे। कस्टमर किधर जा रहा है? अगर लॉयल हुआ वापस आ जाएगा, राइट? सो वर्किंग कैपिटल कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। अपने आप को डेलिबरेटली स्लो डाउन करें, सोर्स ऑफ फाइनेंस पैसे यूज करें, दोबारा वापस इंजेक्ट करें, नॉर्मलाइज पोजीशन पे आ जाए। एनीवन हैविंग द कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट? किसी को इस वर्किंग कैपिटल की अगर नहीं समझ आई मुझे बता दें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऑनलाइन सोर्स वाली बात समझ गई। सोर्स ऑफ फाइनेंस ऐसे कि आपने जब 50,000 का लोन दिया हुआ है कस्टमर्स को अपना अकाउंट रिसीवेबल्स, तो आप 50,000 की बजाय 20,000 रिसीवेबल को ले आओ और 30,000 को कैश में कन्वर्ट कर लो। क्रेडिट देना बंद कर लो कुछ दिनों के लिए। जब क्रेडिट देना बंद करोगे जो प्रीवियस कस्टमर से कैश रिसीव हो जाएगा और वो 30,000 कैश यूज कर लो, 3-4 दिनों के लिए इस्तेमाल करो, बाकी जब जैसे कैश आए इसको दोबारा नॉर्मलाइज कर लो। गॉट दिस पॉइंट? ठीक है सर। अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स के लिए आसानी, यानी अकाउंट रिसीवेबल्स को कैश में कन्वर्ट कर लें। दैट इज कॉल्ड एज द वर्किंग कैपिटल। आगे चलते हैं जी। Why businesses need a large amount of working capital? Sometimes working capital requirements आपकी बहुत large scale पे चली जाती हैं। Reason? Recession। क्यों? Recession पर sales हो नहीं रही, expenses तो वहीं के वहीं खड़े हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि somebody says कि recession चल रहा है, sales नहीं हो रही तो rent कम कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। rent तो उतना ही देना पड़ेगा, salaries तो उतनी देनी पड़ेंगी, salaries कट तो नहीं कर सकते आप। So that means कि in the times of recession you will require more money। तो working capital का मतलब more money requirement recession में। सर स्क्रीन शेयर होना बंद होगी। स्क्रीन शेयर होना बंद होगी दोबारा। बाकी सब कंफर्म करें स्क्रीन शेयर है या नहीं है। एक दफा इसे दोबारा ज्वाइन कर लो। मैं रीजॉइन करती हूँ फिर। ठीक। नेक्स्ट एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में हमने अभी बात की कि जितनी भी एक्सपेंशन आप करेंगे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ते चले जाएगी। 100 कस्टमर्स थे, 100,000 चाहिए था, 1000 कस्टमर्स हो गए, 10 टाइम्स ज़्यादा पैसे चाहिए। और जितने कस्टमर्स बढ़ाते जाएंगे उतना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। तो पेरेंट ही तो बड़ा अच्छा लगता है, बिजनेस बड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, बड़ी खुशी खुशी की बात है। लेकिन जब आप कैश रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं तो कैश डिप्लीट होती नजर आ रही होती है और उसकी यही रीज़न है। प्रॉफिट तो आ रहा होगा आपको लेकिन दूसरी तरफ से कैश डिप्लीट हो रही होगी, तो आप कहेंगे कैश कहाँ जा रही है? तो ये यहीं जा रही है, ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, कैश वर्सेस द क्रेडिट रेशियो। देखो प्रॉफिट के अंदर क्रेडिट सेल्स इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अब आगे जाके इसको डिटेल में देखते हैं। हाँ, हमारे पास कैश नहीं है लेकिन प्रॉफिट शो हो रहा है कि प्रॉफिट इस तरह शो है जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 की चीज बाय की, 120 की सेल कर दी, प्रॉफिट है 20 का, लेकिन जो 120 की सेल की है ये क्रेडिट पर की है, तो कैश कितना है आपके पास? 0। प्रॉफिट कितना है? 20। यही प्रॉफिट आपको कंफ्यूज करता है हमेशा, और यही प्रॉफिट को देखते हुए बहुत सारे बिजनेसमैन कोलैप्स कर जाते हैं क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल को फोकस ही नहीं करते।
एक्चुअल सर, एलिमेंट वर्किंग कैपिटल है, कैश फ्लो है। जी क्या क्वेश्चन सर आप? जी जो बिजनेसेस क्रेडिट पे सेल नहीं करते, जो उसी वक्त पैसे ले लेते हैं, वो उनके लिए तो फिर वर्किंग कैपिटल सोर्स ऑफ फाइनेंस ना हुआ? बिल्कुल ना हुआ, 100% ट्रू। जो बिजनेस परचेज भी कैश पे कर रहा है, सेल भी कैश पे कर रहा है, उसके तो वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट ही खत्म, सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है उसका, क्योंकि वो एक्सपेंस ही कर रहा है जो भी कर रहा है, रिकवरी नहीं कर सकता कहीं से, क्रेडिट पे देगा तो रिकवरी करेगा, तो उसके लिए तो वर्किंग कैपिटल है ही। ये क्रेडिट वाले के लिए वर्किंग कैपिटल, राइट। अच्छा जी, अभी वही बात आ गई आपकी कि नेट कैश में और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस। अभी हमने इसकी एग्जांपल क्रिएट की कि यू आर बाइंग एन एसेट, बाइंग एन इन्वेंट्री फॉर 100, सेलिंग एट 120, प्रॉफिट तो आ गया 20, लेकिन कैश कितना है, क्योंकि आपने क्रेडिट में सेल किया था, कैश तो था ही नहीं, कैश तो -100 है, क्योंकि आपने 100 आउटफ्लो किया है, पे ऑफ किया है इन ऑर्डर टू बाय द रॉ मटेरियल्स। इन्वर्ट तो आई कुछ नहीं अभी, हाँ कल जब इन्वर्ट आएगा तो कैश फ्लो ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट कैश फ्लो एंड द प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स हमेशा हमें पॉजिटिव फिगर्स दिखाते हैं और कंफ्यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल फिगर अगर आपने देखनी है तो वो फिगर किस चीज की है, नेट कैश फ्लोज की है। आपके कैश फ्लोज पॉजिटिव होने चाहिए, प्रॉफिट पॉजिटिव है ये नहीं है, दैट्स अनदर थिंग। सर, तो क्रेडिट का फायदा क्या हुआ? क्रेडिट क्यों देते हैं आप कस्टमर को? अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ज़्यादा कंज्यूमर्स अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप क्रेडिट नहीं देंगे तो कंज्यूमर अट्रैक्ट नहीं होंगे, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो क्रेडिट की एक ट्रेंड क्रिएट हुआ है वो ज़्यादा हो गया। एक टाइम था जब क्रेडिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, लोग कैश पे बाय करते थे या बार्टर सिस्टम था, तो एटलीस्ट समबडी वाज हैविंग समथिंग, समबडी वाज गेटिंग समथिंग, वहां पे क्रेडिट बड़ा मिनिमम था। हाँ, जहां क्रेडिट का वर्ड आएगा वहां पे कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम्स में आपको इंटरेस्ट भी नजर आएगा। और जैसे आप, जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर हैज बॉट द प्रोडक्ट फ्रॉम सम पर्टिकुलर बिजनेस और उसको 15 डेज का क्रेडिट दिया है, 16 डेज से उसको इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जब आप क्रेडिट दे रहे हैं तो फिर इंटरेस्ट भी कन्वेंशनल बैंकिंग में तो आपको देना पड़ेगा, राइट। ठीक हो। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में फर्क होता है, ये माइंड में रखिएगा। हम यहाँ पे एक्सपेंस की बात नहीं कर रहे, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। आप एक्सपेंडिचर के वर्ड के आगे अपने पास लिख लें, एक्सपेंडिचर मींस इन्वेस्टमेंट। पर्सपेक्टिव यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, कि आप कैपिटल में इन्वेस्ट करें या रेवेन्यू में इन्वेस्ट करें। अब इसको दोनों को वन बाय वन देखते हैं। आप कैपिटल में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? अभी आपने स्टार्ट में कहा था कल के सेशन में, लैंड लेबर कैपिटल में, कैपिटल में एक वर्ड यूज किया था मशीनरी। सो whenever you are buying a machinery or a long term asset in a business, that is called as capital expenditure, capital investment. आप बैच प्रोडक्शन से फ्लो प्रोडक्शन पे आ रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मशीनरी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म एसेट इन्वेस्टमेंट। आप नई बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बट दूसरी तरफ आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू किसको कहते हैं? सेल्स को। सेल्स को इनहांस करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करें शॉर्ट टर्म, दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मसलन व्हेनेवर यू बाइंग एन इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का मतलब क्या है? एनीथिंग बॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग, इन्वेंटरी, उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये अकाउंटिंग वालों की भी कंफ्यूजन है, वो भी क्लियर कर लें साथ ही। रेवेन्यू इन्वेंटरी इज योर एसेट, लेकिन आप इसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये नॉर्मली आप लोग इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दिया करते होते हैं, क्योंकि ये वाहिद ऐसी चीज है जो एसेट की, एसेट बी का पार्ट भी है और साथ में वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है। वरना इसका शॉर्टकट, एनी एलिमेंट विच इज पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड एनीथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ एसेट बी इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात ही खत्म। सिर्फ एक ही इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो दैट इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? एनी एक्सपेंडिचर ऑन ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। सादे अल्फाज में, ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस, डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। ऑपरेशंस कौन से हैं आपके? आप इन्वेंट्री बाय कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अपनी मशीन का फ्यूल डाल रहे हैं उसमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरीज दे रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि अदर देन दी एसेट्स आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या इन अदर वर्ड एक्सपेंसेस। इन अदर वर्ड्स
एक्सपेंसेस का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कह सकते हैं कुछ उनको हद तक कह सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कौन सी होती है? रेंटल। अब रेंट भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप इसको वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट की बजाय कॉन्सेप्ट को लिंक करें लॉन्ग टर्म एसेट्स वर्सेस एक्सपेंसेस। लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या है? बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ये सारी की सारी चीजें आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है वो वेरिएबल कॉस्ट में होता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि वो मंथली हो रहा है, और दूसरा वो वेरिएबल सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आता है। आगे चलें। अब यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है पिछले एलिमेंट में? आगे चलें। देन दी इस पर्टिकुलर चैप्टर के कॉमन पास्ट पेपर के क्वेश्चन को ज्यादा नहीं आते, इसलिए जरा देख ले जरा जल्दी से। एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मैनेज द वर्किंग कैपिटल। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मैनेज द वर्किंग कैपिटल। अभी हमने एक बड़ी स्टोरीज डेवलप की। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टू मैनेज योर क्रेडिट सेल्स। पहला एलिमेंट ये है कि वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं होगा तो क्रेडिट सेल्स मैनेज नहीं होंगी। क्रेडिट सेल्स का मतलब कस्टमर मैनेज नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं पता, मैंने देखी नहीं। सो वर्किंग कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट बिजनेस कैन स्मूथली रन एंड एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस। नॉलेज पॉइंट क्या है? सो दैट द बिजनेसेस कैन स्मूथली रन and expand its operations. That is why we are managing our working capital. और अगर एक बिजनेस स्मूथली अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड भी करता रहेगा, कस्टमर्स को मैनेज भी करता रहेगा, फिर क्या होगा? मार्केट ग्रोथ आएगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन आएगी, कंज्यूमर लॉयल्टी आएगी, और फिर क्या होगा? फिर आपके एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज डेवलप होगा। ये जो बातें हम हमेशा करते होते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी हमने बड़ी डिटेल में देख लिया। एक्सप्लेन व्हाई द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बिजनेसेस। सर ऊपर वाला प्लीज एक दफा करवा दें। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर। जैसे डिस्टिंग्विश आता है ना सर, आप ही करा दें, हमें ना करना। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज द डिस्टिंग्विश? डिस्टिंग्विश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलना पड़ता है, जहां पे हमें थोड़ा सा दर्द होना शुरू हो जाता है, क्या यार ये फंस गए हम। लेकिन एनीवेज capital expenditure is the investment in the long term assets, whereas revenue expenditure is the expenses to increase the revenue, that is salaries, wages, repair, maintenance, electricity bill, etc. सर कैपिटल में शेयर बाइंग हो सकती है? किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए। शेयर तो आपको इक्विटी है। आप देखिए आप उस शेयर से क्या कर रहे हैं। अगर आप उस शेयर से इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म एसेट बाय कर रहे हैं तो वो कैपिटल। अगर आप उसे सैलरीज पे ऑफ कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू बन जाएगा। फोकस हमारा कहाँ पर है कि उस पैसे को आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। मैंने इसलिए वर्ड यूज किया इन्वेस्टमेंट का, कि देखें कि वेयर दिस मनी इज बीइंग इन्वेस्टेड। अगर लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट हो रही है तो कैपिटल, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट हो रही है या एक्सपेंसेस में इन्वेस्ट हो रही है, ऑपरेशंस में इन्वेस्ट हो रही है तो वो रेवेन्यू। और ये वेंचर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ओके। व्हीकल तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हीकल के पार्ट परचेज किए हैं और उस पार्ट की वजह से व्हीकल अपग्रेड हो गई है। यानी कि आपने व्हीकल, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी व्हीकल्स आप परचेज करते हैं, 15 लाख 20 लाख की व्हीकल परचेज की, कैरी डब्बे की बात हो रही है, और उस पर 10 लाख रुपए ऊपर लगाना पड़ता है क्योंकि ना उसकी सीटें इस काबिल होती हैं ना उसके बाकी चीजें इस काबिल होती हैं। फिर आपने उसके प्रोटेक्शन भी लगानी होती है, सब कुछ करना होता है। सो एनीथिंग व्हिच इज अपग्रेडिंग योर एसेट इज आल्सो द पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिजनेस वालों में हमें इतना कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ये अकाउंटिंग वालों को थोड़े से मसले होते हैं जैसे वो बता रहा है। अच्छा, लेकिन व्हीकल बाय करना रेवेन्यू तो नहीं है। व्हीकल बाय करना कैपिटल है। सॉरी, व्हीकल बाय करना कैपिटल रेवेन्यू है ना। व्हीकल एक लॉन्ग टर्म एसेट है, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। लेकिन आपके जो गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट आप कर रहे हैं वो आप अगर आप व्हीकल परचेज कर रहे हैं तो कैपिटल, और अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस दे रहे हैं किसी और को ट्रांसपोर्ट करने के, यानी टीसीएस वालों के पैसे दे रहे हैं, अब तो आपकी व्हीकल नहीं है ना, व्हीकल तो उनकी है, अब ये एक्सपेंस है। तो जब भी एक्सपेंस इनकर करेंगे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जब भी एसेट परचेज करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसको सिंपल इसी माइंड में रखें कि आपने अगर एसेट परचेज किया है तो कैपिटल, एक्सपेंस किया है तो रेवेन्यू, बस इतनी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट।
आगे चलें, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिस्टिंग्विश कर लिया आपने। डिस्टिंग्विश करने के बाद इसका इंपैक्ट बताएंगे बिजनेस के ऊपर। बिजनेसेस को कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट रेयरली होगी, वंस इन अ ब्लू मून होगी, व्हेनेवर दे वांट टू एक्सपैंड होगी, या स्टार्टिंग एलिमेंट्स के ऊपर होगी। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज काइंड ऑफ एन एक्सपेंस जो आपके मंथ टू मंथ आपको मैनेज करने पड़ेंगे, ये हर वक्त आपके सामने रहेंगे। दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर एनालिसिस। फॉर इंस्टेंस कोई भी एक बिजनेस निकाल ले, फॉर इंस्टेंस कौन से बिजनेस की एग्जांपल उठानी है, कोई भी उठा ले। फॉर एग्जांपल कौन सा बिजनेस उठाना है? नहीं, हम मुसलमान बिजनेस की बात। हाँ, फोर्ड, अच्छा चलो वो भी यही बात। शू रिटेलर, शू रिटेलर पाकिस्तान में बाटा, अच्छा बाटा भी अपना नहीं रहा तो बाटा, चले चीजियस कर लेते हैं, चलो ये शुक्र है। चीजियस whenever they, for instance Cheesius, Hardee's invest in its machinery or the vehicles or the building, by its building, then it is called as capital expenditure. But whenever the Cheesius is paying the salaries or buying the raw materials, that is going to be called as revenue expenditure. आपकी एप्लीकेशन भी पूरी हो गई है, एनालिसिस भी साथ ही आ गया। With the example you have clarified your knowledge point, that is also an analysis. Agreed? रेंट रेवेन्यू है ना? Rent revenue expenditure. गुड। अच्छा अब आगे चलें। Why the efficient management of working capital is important? Working capital क्यों important है? अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में और फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस है या नहीं है? थोड़ा सा है, दूसरे में वो एफिशिएंसी की बात कर रहा है, तो ऊपर क्या है? इम्पोर्टेंस। कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसे सेम क्वेश्चन। वहां भी इंपॉर्टेंस है, यहाँ भी उसी तरह से वर्डिंग को चेंज किया, सोफिस्टिकेटेड किया और कुछ भी नहीं किया। राइट, सो डोंट गेट कैरिड अवे विद सच थिंग्स कि वो भाई आपको घुमाता है बात करो फौरन घूम जाए, जरूरी नहीं है कि उसने आपको घुमाया तो आप भी घूमना शुरू हो जाए। आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, करना क्या चाह रहा है उसको डीकोड करें सिंपल लैंग्वेज में पहले, राइट। और ऐसी अगर वर्डिंग्स वो यूज करता है तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज उसको अंडरलाइन करें, प्रॉपर समझें कि ये क्या दो कौन सी चीज़ों का लिंक डेवलप करने की कोशिश करें, अंडरलाइन कर लें। समटाइम्स सिर्फ एक सोफिस्टिकेटेड वर्डिंग्स होंगी और कुछ भी नहीं होगा। आगे चलें, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेट कैश फ्लो एंड प्रॉफिट, इसको तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर इंस्टेंस वन बिजनेस हु इज हैविंग a credit customers and have buy the equipment or buy something for $100, sell at $120, profit is 20, but if it is selling on the credit, the net cash flow is minus 100. Why? Because it has invested but it hasn't got anything. This example is your application, applied answer, right? Knowledge but आपने खुद लिखना है, होगी मैंने से। आगे चले जी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आपके पास कौन कौन से सोर्सेज हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। फिर डेट फैक्टर को देखेंगे डिटेल में, फिर उसके बाद फैक्टर्स देखेंगे बिफोर चूजिंग अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, और फिर पास पेपर के एक आध क्वेश्चन इसमें भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। देखिए जरा, फर्स्ट द इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हैं? ऑनर इन्वेस्टमेंट, वर्ड को ध्यान से देखें, ऑनर इन्वेस्टमेंट, नीचे पढ़ें क्या लिखा है, नॉट अवेलेबल विद PLC पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्यों भाई? पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है, शेयर होल्डर का ऑनर होता है, तो जब वो ऑनर होता है तो व्हाई डोंट वी कॉल इट ऑनर इन्वेस्टमेंट? बिकॉज दैट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस बट नॉट द इंटरनल वन। PLC के शेयर होल्डर इंटरनल नहीं होते, दैट्स अ बैड थिंग, वो एक्सटर्नल कहलाते हैं क्योंकि वो बाहर से पैसा आ रहा है। बिल्कुल सीधा वर्ड, बुक भी यही वर्ड यूज करती है, GPT भी यही वर्ड यूज करती है, बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इज कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, इट इज नॉट फ्रॉम विद इन द कंपनी। सो दैट इज व्हाई इन PLC ऑनर इन्वेस्टमेंट का वर्ड यूज नहीं होता, शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट। सो ध्यान से, अगर वो कहता है इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर PLC और आप लिखते हैं कैपिटल ऑनर इन्वेस्टमेंट या शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट, तो आंसर गलत होगा। इस पॉइंट को सिर्फ ध्यान रखिएगा, बाकी सब ओके है। सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कोई मसला नहीं है, क्या मर्जी से इन्वेस्टमेंट ले लें, दे आर द इंटरनल पार्ट ऑफ इट, दे आर पार्ट ऑफ द ओनरशिप, दे आर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। PLC एक वाहिद कंपनी है जिसमें दे आर नॉट द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। सर अगर एक ऑनर है उसके बाद पहले से शेयर है तो वो ज़्यादा शेयर देते हैं, वो इंटरनल सोर्स है।
अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि एक ऑनर पहले से ऑनर था, उसने मजीद शेयर्स परचेज कर लिए। तो जो करंट शेयर होल्डर है वो तो इंटरनल है, लेकिन जो मजीद शेयर परचेज किए वो बाहर से आए हैं। अब बेशक इसने परचेज किया है, किसी और ने परचेज किया है, सोर्स एक्सटर्नल है। हाँ, ये इंटरनल तब होता जब आप एक वर्ड यूज करते हैं बोनस शेयर्स का। जो करंट शेयर होल्डर को सम टाइम आप मजीद शेयर दे देते हैं, पैसे तो नहीं आ रहे ना, इसलिए वो सोर्स ऑफ फाइनेंस भी नहीं है। वरना बोनस शेयर में अगर आप थोड़े बहुत पैसे साथ मांग लें तो वो इंटरनल सोर्स होगा। प्राइड इश्यूज भी ऐसे होंगे। क्या होगा? अब ये जो अकाउंटिंग वाले ने जान के छेड़ रहे हैं, चुप कर जाओ, मुझे नहीं पता। रिटेन अर्निंग्स अब नहीं बताऊंगा, अकाउंटिंग में लेके जा रहे हैं मुझे। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स किसको कहते हैं? द अर्निंग्स व्हिच आर रिटेन्ड इन द बिजनेस। किसके पास रिटेन होंगी? ओनली फॉर इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस। इनकॉर्पोरेटेड कौन से होते हैं? प्राइवेट और पब्लिक को कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस। तो ये सिर्फ पब्लिक प्राइवेट के पास ऑप्शन है। रिटेन अर्निंग्स की ऑप्शन सोल ट्रेडर पार्टनर के पास नहीं होती, वहां पे आपने कभी वर्ड यूज नहीं किया रिटेन अर्निंग्स। बी केयरफुल, इनमें यही प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम मैंने वही लिखी है, बाकी सारे सिंपल पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट होती क्या है? नहीं, उसका स्केल स्मॉल नहीं होता। मैं इसका आंसर भी लेता हूँ। पहला देखें, उसको हम क्यों नहीं कहते, इसलिए क्योंकि सोल ट्रेडर और जो पार्टनरशिप है, जो वट एवर द प्रॉफिट इज, बेशक हम उसको अपने अकाउंट्स में शो कर रहे हैं, बट इट बिलोंग्स टू द ओनर। इन पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यू कैन नॉट टेक आउट द प्रॉफिट फ्रॉम द कंपनी डायरेक्टली लाइक दैट। जैसे प्राइवेट लिमिटेड भी है या पब्लिक लिमिटेड भी है, अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि आप उस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, कुछ रिटेन करेंगे, कुछ डिविडेंड्स की फॉर्म में अनाउंस करना पड़ेगा आपको, बिकॉज एक प्रॉपर प्रोसेस है उसके अंदर, एक प्रॉपरली अनाउंसमेंट के साथ डिविडेंड मिलता है। तो वहां पर हम रिटेन अर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में ऑनर को प्रॉफिट लेने के लिए कोई अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे इसलिए रिटेन होता ही नहीं है। वो जो भी प्रॉफिट है वो दैट इज द पार्ट ऑफ ऑनर। अगर वो है तो वो ऑनर इन्वेस्टमेंट कहलाता है। बात दोनों एक ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें माइनर सा डिफरेंस। सेल ऑफ अनवांटेड एसेट नॉट अवेलेबल विद स्टार्टअप्स। क्यों भाई? अभी तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है। अगर अभी तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो उसके पास एसेट कहां से होंगे? और अगर एसेट थे तो परचेज क्यों किए थे पहले, अगर आप बेचने थे तो? दैट मींस द सेल ऑफ अनवांटेड एसेट इज गोइंग टू बी अवेलेबल विद द रनिंग बिजनेसेस ओनली। ध्यान से आगे, सेल एंड लीज बैक। व्हाट इज सेल एंड लीज बैक? पहले बेचें और दोबारा लीज पे रेंट पे ले लें। सोर्स ऑफ फाइनेंस, पैसे मिल जाएंगे आपको साथ। सो सेल एंड लीज बैक इज नॉट अवेलेबल विद स्टार्ट। क्यों नहीं अवेलेबल स्टार्टअप पे? एसेट ही नहीं होगा तो बेचेंगे क्या? जब एसेट ही नहीं है तो लीज बैक की तो ऑप्शन भी नहीं है। और लास्ट, वर्किंग कैपिटल, ये लिमिटेड है और ये बहुत शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। अभी हमने बात की थी वर्किंग कैपिटल में, फॉर फ्यू डेज यू कैन यूज दिस मनी, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। यहां तक कोई कंफ्यूजन? सर रिटेन अर्निंग दोबारा प्लीज एक्सप्लेन कर रिटेन दीजिए। अर्निंग्स क्या है कि रिटेन अर्निंग्स बेसिकली आर द अर्निंग्स which are available with the companies। कंपनी के पास अर्निंग्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर हम ये कहते हैं कि कुछ प्रोपोर्शनेट आप कंपनी में रिटेन करें, बाकी प्रोपोर्शन डिवाइड करना है, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं रिटेन अर्निंग। बट सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में कोई प्रोपोर्शनेट अपने पास रिटेन करते नहीं, जो भी प्रॉफिट होता है दैट इज द पार्ट ऑफ ऑनर्स कैपिटल, उसको हम कैपिटल ही कहते हैं, तो ऑनर का पार्ट है वो हमारा नहीं है, इसलिए रिटेन अर्निंग का वर्ड हम वहां यूज करते हैं। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑनर इन्वेस्टमेंट। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? ऑनर की इन्वेस्टमेंट, वो हमारी नहीं है। लेकिन पब्लिक प्राइवेट में सॉरी रिटेन अर्निंग बैकअप होती है, बैकअप होती है, जो बिजनेस ने अपने पास रिटेन करके रखे होते हैं पैसे, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यस, सेविंग्स फ्रॉम द प्रीवियस प्रॉफिट्स। ओके ओके। अब आए जी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस के ऊपर। एक्सटर्नल सोर्सेज देखिएगा जरा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स, जब तक केस स्टडी मेंशन नहीं करेगी, हम मेंशन नहीं करेंगे। ये मैं हर दफ़ा कहता हूँ और हर दफ़ा आप इस बात को नहीं सुनते हैं, आप फिर भी ग्रांट डालने की कोशिश करते हैं। बी केयरफुल इफ इट इज़ अ केस स्टडी and the case study categorically is not mentioning anything related to the government grants, या कोई ऐसा बिजनेस जिसने कहा गवर्नमेंट इज आल्सो इन्फ्लुएंसिंग दीज बिजनेसेस, तब तक यू कैन नॉट यूज दिस सोर्स ऑफ फाइनेंस। हवा में थोड़ी मिलती है ग्रांट, आप जाके ले आए मरीम नवाज से ग्रांट, मिलेगी?
क्राउड फंडिंग, क्राउड फंडिंग क्या है? क्राउड फंड, व्हाट डू यू मीन बाय क्राउड फंड? व्हेन crowd is funding, when public is funding in your business. Public कब फंड करेगी? जब आपके पास कुछ आइडिया अच्छा होगा, because public is not going to get this money back. Remember, this is just kind of a donation. कि crowd funding is you are presenting a good idea, people give you the money, they don't even invest, it is giving away the money. और कौन giving away करता है? इतनी आसानी से तो कोई नहीं पैसे देता, अपनी जेब से निकालता. So crowd funding is basically for the innovative businesses, the business which has got some social element in it. Obviously, if you are doing something for the society, society will help you. Like ईदी फाउंडेशन, शौकत खानम, क्राउड फंडिंग आपको यहाँ नजर आएगी. क्राउड फंडिंग में इनोवेशन आएगी, या अब उसमें तो डोनेशन का एलिमेंट आ गया, सोशल एलिमेंट ज्यादा आ गया, तो ज्यादा सीरियस हो गया. बट इनोवेटिव बिजनेसेस के अंदर वी नॉर्मली गो फॉर द क्राउड फंडिंग. मसलन इफ एनी पर्टिकुलर बिजनेस हैज डेवलप्ड समथिंग, जैसे सोलर पैनल्स, हॉट न्यूज है आजकल की कि दे आर बीन डेवलप्ड, ऑल्टरनेट आ रहे हैं, बेहतर आ रहे हैं. कोई ऐसी कंपनी जो ऐसे ऑल्टरनेट सोलर पैनल्स बिल्ड कर ले कि आप पेंट करें और वो सोलर पैनल बन जाए. इट हैपेंस. एक्सटीरियर पेंट के अंदर वो पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं which acts as a solar panel now. It has been in development and it has been developed in many countries. So if you are developing something, obviously it's going to help out the society. पाकिस्तान जैसे कंट्री में तो जैकपॉट है जहाँ बिजली नहीं होती, तो आप पेंट करें बिजली फ्री. So that means you are giving something back to the society. अब सोसाइटी इन्वेस्ट करेगी अपनी तरफ से कि भाई इसको फ्लोरिश होना चाहिए. That is the crowd funding. So जब तक केस स्टडी में you don't have the wordings of the innovation in the business, बिजनेस साइकिल बना रहा है, आप कह रहे हैं क्राउड फंडिंग करवा लो, कैसे हो सकती है? हाँ, इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स बना रहा है, लो कॉस्ट में बना रहा है, 200 किलोमीटर की रेंज दे रहा है और बड़ी चीप कॉस्ट में देने जा रहा है. अब कुछ समझ आती है बात क्राउड फंडिंग की, राइट? सो बी केयरफुल इन द क्राउड फंडिंग. लास्ट माइक्रो फाइनेंस में भी केयर. ये तीन है सिर्फ एरिया जिसको आपको केयरफुल होना है, बाकी खुल के इस्तेमाल हो सकते हैं. माइक्रो फाइनेंस एज अ वर्ड से माइक्रो बिजनेस. माइक्रो का मतलब पाकिस्तान में 60-70,000 से जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, 1 लाख से नीचे नीचे जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द माइक्रो फाइनेंस. अब आप सोचिए 1 लाख से नीचे कितने बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी. बहुत सारे बिजनेस, होम जो कॉटेज इंडस्ट्री है हमारी, वो 1 लाख से नीचे से स्टार्ट हो जाता है, राइट? तुम्हारा फेवरेट आजाद चाय वाला. अच्छा, ट्रेड क्रेडिट. लेता कौन है? लेता कौन है? देता कौन है? देता कौन है? आप जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें गवर्नमेंट्स, जैसे भी हमने पहले कहा, और डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान में अखवत फाउंडेशन इज वन ऑफ द पायनियर्स इन इट. उसके बाद भी बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको कर रही हैं. गवर्नमेंट लेवल के ऊपर वी गॉट स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज, जैसे भी बैंक्स रहे हैं हमारे पास. एक आध कोई और भी बैंक का नाम है, वो भी बड़े स्मॉल स्केल लोन्स देता है. इन स्मॉल स्केल लोन्स में सबसे बड़ी बात ये होती है कि दो डोंट सीक कोलैटरल्स. ये आपसे कोलैटरल नहीं मांगते, आपसे आपके घर के कागजात नहीं मांगते या कोई सिक्योरिटी नहीं मांगते, वो आपको पर्सनल सिक्योरिटी के ऊपर दे देते हैं. 2 या 3 लोग अगर आपको वेरीफाई कर देते हैं कि नहीं ये बंदा ठीक है, इसके पैसे वापस कर देगा, तो उनके कहने पे आपको लोन मिल जाता है. गवर्नमेंट अगर माइक्रो फाइनेंसिंग करेगी तो गवर्नमेंट ग्रांट क्यों नहीं कहते? ग्रांट्स होते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए. जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में आती है, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को फोकस करके आती है, उनके ऑब्जेक्टिव्स में लिखा होता है कि दिस टाइम इफ यू आर कमिंग इन वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस 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 इंडस्ट्री. जैसे एक गवर्नमेंट आई थी जिसने कहा था कि वी विल बी फोकसिंग ऑन IT and giving the grants to the cottage industry and any industry who is exporting the stuff to any other country, we will give them the subsidies. ठीक है, उस गवर्नमेंट का फोकस ये था जिसका हम नाम नहीं लेते अब. फिर ऑल्टरनेट गवर्नमेंट आई बाद में, उनका फोकस थे सोलर पैनल्स, सोलर एनर्जी. सो एवरी पॉलिटिकल पार्टी कम्स इन विद देयर ऑब्जेक्टिव. अब ये उसके ऑब्जेक्टिव ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक होगा. ग्रांट हर एक को नहीं मिलेगी. कुछ लैपटॉप बांटते फिरेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रॉपर. देन माइक्रो फाइनेंसिंग इज फॉर एवरीवन, एवरी स्मॉल स्केल बिजनेस. अब गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलियंस बिलियंस में भी हो सकती हैं. माइक्रो फाइनेंस तो फ्यू थाउजेंड रुपीज होंगे या फ्यू $1,000 होंगे.
माइक्रो फाइनेंस को भी जब तक स्मॉल स्केल बिजनेस नहीं है तब तक तो नहीं कर सकते। एक बिजनेस मल्टीनेशनल आपके माइक्रो फाइनेंस ले लो, नहीं हो सकता आप बिजनेस। ट्रेड क्रेडिट अभी हमने बात की। ट्रेड क्रेडिट क्या था? यू आर गिविंग क्रेडिट टू योर कस्टमर, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेड क्रेडिट। इसको सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों कह रहे हैं? ट्रेड देना बंद कर दें, क्रेडिट देना बंद कर दें, सोर्स ऑफ फाइनेंस, और पैसे जो बचेंगे तो आप यूज कर लें। अगर लेट हो गया तो इंटरेस्ट मिल जाएगा, नहीं अगर देना ही बंद कर देना आप उसको यूज कर लें मनी कहीं और, दैट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। अच्छा ये कह रहे हैं कि नहीं दे रहे, हाँ ना दें और उस मनी को जो सेव किया उसको कहीं और सोर्स के तौर पे यूज कर लें। सोर्स तो है ना, फजूल सोर्स ही है लेकिन है। देन डेट फैक्टरिंग, व्हाट इज डेट फैक्टरिंग? सेलिंग योर डेट्स टू द थर्ड पार्टी। इसकी अगली स्लाइड में आगे इसको डिटेल में देखते हैं डेट फैक्टरिंग क्या है। आगे चले बैंक लोन्स। बैंक लोन्स तो इजी है कि बैंक से आप जाएं जाके लोन ले लें। देन लीज एंड हायर परचेज। लीज क्या है? रेंट के ऊपर कोई भी एसेट ले लें। हायर परचेज क्या है? बैंक से इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर एसेट ले लें, एंड में उसको परचेज कर लें। इंस्टॉलमेंट देते रहें और जब इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो जाएं बाय द एसेट ट्रांसफर द ओनरशिप। देन मॉर्टगेज। मॉर्टगेज क्या है? मॉर्टगेज नॉर्मली बिल्डिंग्स में होता है कि आप अपनी बिल्डिंग्स अगर आपने फाइनेंस करवानी है तो यू कैन गो फॉर द मॉर्टगेज, यू कैन गेट द मनी अगेंस्ट द पेपर्स ऑफ द बिल्डिंग, और यू एक्वायर द बिल्डिंग फ्रॉम द बैंक्स ऑन मॉर्टगेज बेसिस। आपने घर खरीदना है, इन्वेस्टमेंट ना करें। आपने ऑफिस खरीदना है, इन्वेस्टमेंट ना करें, कैश ना पे करें, आस्क द बैंक टू बाय इट फॉर यू एंड यू पे द इंस्टॉलमेंट टू द बैंक, बट द ओनरशिप रिमेन्स विद द बैंक until unless you buy it back at the end of the tenure. Then bank overdraft. Bank overdraft just like the credit cards, कुछ 10-15 दिनों के लिए आपको वो ट्रेड लिमिट देता है बैंक कि you can withdraw extra amount from your balance as well. Your balance is $10,000 but you can withdraw 15,000. 5,000 का क्रेडिट लिमिट है आपके पास, but it is for few days only. Short term पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, but after 15 days या 20 डेज जितनी भी उसने लिमिट दी हुई है हैवी इंटरेस्ट चार्ज होगा, इवन मोर देन द बैंक लोन। अगर बैंक लोन का इंटरेस्ट रेट 15% है तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो अराउंड 28-29% होगा बैंक ओवरड्राफ्ट अगर 15 दिन गुजर गए तो। वेंचर कैपिटल, व्हाट इज वेंचर? व्हाट डू यू मीन बाय वेंचर? वेंचर फर्म बिजनेस। वेंचर मीन्स कि व्हेन एनी अदर बिजनेस इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, वो टेक ओवर नहीं कर रहा, वो आप में इन्वेस्ट कर रहा है अगेंस्ट द ओनरशिप, एक पार्ट ओनरशिप। उसको आपका बिजनेस अच्छा लगा, आपसे कहा 20%, 30%, 40% ओनरशिप आप मुझे दे दें और मेरे से इतने पैसे ले लें। फ्यूचर में जब आप प्रॉफिट अर्न करेंगे तो उस प्रॉफिट का उतना ही 40% मुझे मिलता रहेगा। डिसीजन जितना पार्ट ऑफ ऑनर है, जितना पार्ट ऑनर है उतनी पार्ट डिसीजन उसकी। अगर 40% का ऑनर है तो 40% इन्फ्लुएंस उसका होगा बिजनेस। टेक ओवर नहीं होगा, ये टेक ओवर नहीं है। इसमें आप क्या कहेंगे? उसने इन्वेस्टमेंट की है अगेंस्ट। हाँ, टेक ओवर तब आप उसको कहें कि जब उसने 51% की ऑनरशिप ले ली है, अब तो टेक ओवर ही हो गया तरह जगह का डिसीजन लाइज विद दिस। लेकिन वेंचर कैपिटल में नॉर्मली 50% का स्टेक नहीं दिया जाता, 20-30% का ही दिया जाता है। तो ऑनरशिप स्टिल रिमेन्स विद दिस द करंट ऑनरशिप, और इन्फ्लुएंस जरूर आता है उसका। और वेंचर कैपिटल में फोकस आपके पैसे से ज्यादा उसकी एक्सपर्टी होती है क्योंकि वो लार्ज स्केल बिजनेस हो, राइट? हो सकता है। जैसे बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट ने अपनी इंडस्ट्री में इसलिए किया क्योंकि नया इनोवेटिव बिजनेस था, बहुत इनोवेटिव था, बहुत अट्रैक्शन थी उसके अंदर। उन्होंने कहा कि ये बिजनेस बड़ा स्ट्रांग है, लेट्स इन्वेस्ट इन इट। हाँ, आगे चलते हैं। न्यू पार्टनर। सर हम उसके पैसे से वापस करके खत्म कर सकते हैं? नहीं, पैसे वापस नहीं आप कर सकते जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी। जब आपने किसी का ऑनर बना लिया है, अब आप उसके पैसे, ये तो नहीं कि 10 साल बाद कहें कि चले अभी पैसे वापस लें अपने जाए निकले इधर से, होता नहीं। दैट इज एथिकलिटी भी तो है ना बिजनेस में। व्हेन यू इन्वेस्ट एज एन ऑनर, हाँ, जब तक ऑनर खुद ना राजी हो, आप भी खुद नाराजी हो, तब तक ये डील नहीं हो सकती। नेक्स्ट, न्यू पार्टनर्स। पार्टनरशिप में आपके पास ये सोल ट्रेडर में ये ऑप्शन होगी कि सोल ट्रेडर को कन्वर्ट करवा ले पार्टनरशिप में, एंड इफ इट इज ऑलरेडी अ पार्टनरशिप तो एक और नया पार्टनर ले। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पार्टनर नहीं आ सकता, वो तो उसमें डायरेक्टर। पार्टनरशिप को प्राइवेट करेंगे तो पार्टनर तो ना होगा ना, वो तो कन्वर्जन होगी लीगल फॉर्म की। नेक्स्ट,
डिबेंचर्स, डिबेंचर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इसका ऑल्टरनेट नेम क्या है? डिबेंचर्स को क्या कहते हैं? बॉन्ड्स। सो डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स इज द सेम थिंग। ब्रिटिशर्स के जो गुलाम है वो डिबेंचर का वर्ड यूज करते हैं, जो अमेरिका के गुलाम है वो बॉन्ड्स का वर्ड यूज करते हैं। तो दोनों, आप दोनों भी कर सकते हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है। तो पॉइंट इज कि डिबेंचर्स इज या बॉन्ड इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनटू द कंपनीज। फॉर एग्जांपल कंपनीज बॉन्ड्स, आपके पास एग्जांपल पाकिस्तान में प्राइस बॉन्ड्स की है, आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, 10 साल 15 साल 20 साल अपने पास रखे। इसी तरह सिमिलरली इस तरह के जब कॉर्पोरेट सेक्टर बॉन्ड्स रिलीज करता है तो आप उसको परचेज कर लेते हैं, और जब आप परचेज करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहता है, और वो जो फिक्स इंटरेस्ट है वो ऑब्वियसली बैंक के इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है, इसीलिए तो आप इन्वेस्ट करते हैं। बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, बैंक में पैसे रखवाएंगे, वो आपको जो इंटरेस्ट देगा सपोज 10% है, तो बॉन्ड में आपको 11 या 12% मिल रहा होगा। बिजनेस को डिबेंचर्स से क्या फायदा है? बिजनेस को इन्वेस्टमेंट मिल रही है, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट मिल रही है, और वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट और फॉर एवर का इंटरेस्ट। लेकिन बिजनेस को यह फायदा है कि उनको बैंक से चीप पर लोन मिल रहा है, बैंक उनसे इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करता है, ये पब्लिक को थोड़ा सा कम दे के बाय इसको परचेज करते हैं। इसको गौर से सुने जरा। इंटरेस्ट रेट बैंक का जो प्रिवेलिंग है वो है 12%। कितना प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है? 12%। अगर आप बैंक लोन देता है तो 12% में देता है, आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 10% में करता है। ये 2% क्या है? बैंक की सेविंग है। ये 2% क्या है? बैंक की सेविंग है। कंपनी क्या करती है? 11% पे इशू कर देती है, आपका भी फायदा कंपनी का भी फायदा। $1 आपको ज्यादा मिल रहा है, 1% कंपनी को ज्यादा कम देना पड़ रहा है इंटरेस्ट, बैंक को बीच में से निकाल देता है। एक दफा मनी मिल रही है, बैंक वाला लोन तो हम वापस कर देंगे, ये भी वापस कर सकते हैं, ये भी बॉन्ड कंपनी किसी भी टाइम कॉल बैक कर सकती है। उस पर लिखा होता है कॉलेबल कि आफ्टर 10 ईयर 20 ईयर 30 ईयर जब भी कंपनी के पास पैसे हो दे कैन कॉल इट बैक, और चंक्स में भी कॉल बैक किए जा सकते हैं कि सीरियल नंबर 1 टू सीरियल नंबर 100 कॉल बैक, जमा करवाएं बैंक में आके, वापस पैसे ले जाएं अपने, कैन बी डन। डिबेंचर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इट इज वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक तो बैंक से कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है उनको, दूसरा वेरी लॉन्ग टर्म होता है, 50 साल 100 साल 150 साल, ले जाए जितना मर्जी। बैंक तो आपको लोन देगा 5 साल 8 साल 10 साल, इससे ऊपर तो नहीं देगा, बट इफ यू नीड द इन्वेस्टमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तो डिबेंचर वुड वर्क आउट। अच्छा, और डिबेंचर रिलीज कौन करेगा? सिर्फ पब्लिक लिमिटेड, उसके अलावा किसी के पास ये ऑप्शन नहीं है, सिर्फ पब्लिक लिमिटेड। जो शेयर इशू करेगा वो डिबेंचर इशू करेगा, इसके अलावा कोई इशू नहीं कर सकता। अच्छा, बेसिकली जो कंपनीज होती हैं वो डिबेंचर्स इशू करती हैं और एक बायर जो है वो ले लेता है। यस, फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि उसको हर महीने इंटरेस्ट मिलता रहता है, और कंपनी को जब जो बायर है उसको कंपनी देती रहती है उसको इंटरेस्ट, और जब कंपनी को पैसे जरूरत नहीं है तो वो दोबारा कॉल बैक कर लेते हैं। एक तरह से कंपनी ने पब्लिक को लोन दे दिया, सॉरी पब्लिक ने कंपनी को लोन दे दिया डायरेक्टली, बैंक से लेने के बजाय आपने पब्लिक से लोन ले लिया। पब्लिक से जब आप इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो उसको कहते हैं शेयर इन्वेस्टमेंट, पब्लिक से जब आप लोन लेते हैं तो उसको कहते हैं डिबेंचर। बात एक ही है, पर्सपेक्टिव डिफरेंस है। अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो यू विल गेट द प्रॉफिट, अगर आप डिबेंचर में इन्वेस्ट करेंगे तो यू विल गेट इंटरेस्ट। बात दोनों एक ही है, इंटरेस्ट फिक्स होगा, प्रॉफिट फिक्स नहीं रहेगा। एक तरह का लीज बैक हो सकता है, मतलब आपने जो है वो लीज एसेट का होता है, लीज एसेट्स का होता है, यहाँ पैसे इन्वेस्ट करवा रहे हैं। सो डिबेंचर क्या है? यू आर गेटिंग द मनी फ्रॉम द पब्लिक अगेंस्ट द इंटरेस्ट। आप पब्लिक से मनी लेते हैं, उसको इंटरेस्ट देते रहते हैं जब तक आप यूज करते रहते हैं। सिर्फ पॉइंट ये है कि आपको कम बैंक से इंटरेस्ट देना पड़ता है, पब्लिक को ज्यादा मिल रहा होता है, दोनों को फायदा है, बैंक को बीच में से आप निकाल दें। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ दिस एक्सटर्नल सोर्स। शेयर कैपिटल क्या है? इन्वेस्टमेंट इन द शेयर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर इशू करेगी ऑनरशिप के अगेंस्ट, और आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, यू बिकम द पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी। यहाँ पे जब भी प्रॉफिट होगा तो कंपनी आपको देती रहेगी। डिबेंचर रिस्की ऑप्शन है कंपनी के लिए, प्रॉफिट है या नहीं है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। शेयर कैपिटल में एडवांटेज ये है कि आप प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। शेयर कैपिटल में दो चीजें हैं, इक्विटी वाला कुछ तो है, पब्लिक इशू वाला पर्सपेक्टिव से डिफरेंस।
पब्लिक इशू ऑफ द शेयर बाय प्रोस्पेक्टस हो या इसके बहुत सारे वर्ड्स में यूज करता है, वो शेयर कैपिटल है। यानी कि यू आर इशूइंग द शेयर्स टू द जनरल पब्लिक थ्रू एनी मीन, समटाइम आप थ्रू द बैंक कर रहे हैं, समटाइम आप थ्रू द जिसको आप वो कह रहे हैं प्रोस्पेक्ट्स कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टस बेचते हैं और उसके अगेंस्ट पैसे ले लेते हैं, बात वही है, सिर्फ वे का डिफरेंट है कि किस तरीके से आप मनी ग्रैब कर रहे हैं। राइट्स इशू का ये है कि यू आर इशूइंग द शेयर, राइट्स इशू है। राइट इशू क्या होता है? यू आर गिविंग द राइट्स टू द करंट शेयर होल्डर्स, करंट शेयर होल्डर ऐसे ही होता है, जो मेरे ज़हन से निकल गया है, कुछ ऐसा ही था। क्यों आलियान? यही होता है, यही होता है। राइट्स इशू होता है जो करंट शेयर होल्डर्स हैं, आप उनको प्रेफरेंस दे देते हैं कि आप सस्ते में ले लें, तो उनको सस्ते में मिल रहा होता है, वो पहले ले लेते हैं ताकि आपकी ओनरशिप कॉम्प्रोमाइज ना हो, बायर को कोई और नया ऑनर ना आए, तो इसलिए उसको राइट्स इशू कहते हैं। वैसे इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अस, वैसे बुक लिख देती है शुगल शुगल में का बात, तो हमने थोड़ा सा कम रेट पे देते हैं। अब डिबेंचर डेट फैक्टरिंग क्या होता है जी? हमने क्या कहा था? सेलिंग द लोन। सेलिंग द लोन का मतलब क्या है? पढ़िएगा जरा। स्टेप 1, बिजनेस सप्लाइज कस्टमर विद द गुड्स एंड सर्विस। होता क्या है? बिजनेस ने कस्टमर को गुड्स दी, गुड्स बिजनेस ने कस्टमर को दी, कस्टमर या बिजनेस को देने हैं पैसे। स्टेप 2, बिजनेस को पैसे चाहिए अभी, कस्टमर को दिया था क्रेडिट 15 दिनों का, पैसे चाहिए अभी। बिजनेस क्या करेगा? ये डेट्स फैक्टर को बेच देगा। फैक्टर कौन है? बैंक। बैंक के पास जाएगा, उसको ये बेच देगा। फैक्टर इनिशियली पेज बिजनेस अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द डेट्स। फैक्टर उसको 100% मनी नहीं देगा, स्टार्ट में कुछ 70% 80% मनी दे देगा, सारी नहीं देगा, उससे उसका गुजारा चल जाएगा। बाकी फिर क्या होगा? स्टेप 4, कस्टमर पे ऑफ करेगा फुल फैक्टर फुल वैल्यू ऑफ द डेट्स विद इन द ड्यू डेट। 15 दिनों के बाद कस्टमर पैसे बैंक में जाके जमा करवा देगा। कितने पैसे जमा करवाएगा? 100%। अब जो 100% जमा करवाया, फैक्टर उसमें से अपनी फीस काटेगा और बाकी कुछ पैसे जो रह गए होंगे वो कस्टमर को दे देगा। सो दिस इज हाउ इट गोज कि बैंक एक चंक पहले देता है आपको 80% 70%, जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना चंक आपको कम मिलेगा। इसको कहते हैं फैक्टरिंग ऑफ डेट्स, कि आप उसका एक फैक्टर, आप उसका एक प्रोपोर्शनेट बैंक से जाके ले लेते हैं और बाकी प्रोपोर्शनेट बैंक आपको तब वापस करता है जब वो आपको पैसे वापस मिलते हैं। अगर ये बंदा भाग गया तो फैक्ट्री भी गया और बैंक के पैसे अब आपने वापस करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन यू नो। इस सिचुएशन दोबारा आपने क्रेडिट पे चीजें बेची, क्रेडिट पे बेच के बैंक के पास गए, बैंक से कहा कि कस्टमर ने हमें देने हैं 1000 रुपीज, बैंक आपको 800 दे देगा, 200 रोक लेगा, राइट। जैसे ही 15 दिन गुजरेंगे कस्टमर ये 1000 वापस करेगा, अब ये बैंक को जाके वापस करेगा। जब बैंक को जाके वापस करेगा 800 आपके बैंक ने काट लिए, पीछे रह गए 200 में से वो अपनी फीस काटेगा, फीस काट के 100-150 रुपये आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। 1000 में से 800 पहले दिया था, 150 बाद में दिया, 50 अपनी फीस काट ली। गेट दिस पॉइंट? सो अगर यहाँ से बीच में कस्टमर भाग गया, उसने ये ना पेमेंट की, तो किसको पेमेंट करनी पड़ेगी? 80% आपको बैंक को वापस करने पड़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल लाइज ऑन यू। क्योंकि हमने 800 लिया था ना पहले, हमने जो बैंक से 800 लिया था, क्या क्या किया? हमने सामान बेचा, हमने कहा इस कस्टमर ने हमें 1000 देने हैं, हम बैंक के पास गए, बैंक से 800 रुपये ले लिया एज अ लोन। अब अगर कस्टमर वापस नहीं करेगा तो कौन वापस करेगा? हम ही करेंगे। बैंक क्यों करेगा? सोर्स ऑफ फाइनेंस में आपने फैक्टर्स कौन से कंसीडर करने हैं? बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, विच फैक्टर्स टू कंसीडर बिफोर सोर्सिंग ऑफ फाइनेंस। हाँ नहीं रुक जाओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। इंटरेस्ट रेट, सबसे पहले अगर आप लोन ले रहे हैं तो पहली चीज आपने ये देखनी है कि इंटरेस्ट रेट कितना है। इफ द इंटरेस्ट रेट हाई तो ऑब्वियसली हम लोन की तरफ अवॉइड करेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट लो है तो लोन को प्रेफर करेंगे, राइट। कॉस्ट ऑफ सेलिंग द शेयर्स, हमारी एक असम्पशन है कि हम समझते हैं शायद शेयर इशू करेंगे हमें पैसे मिल जाएंगे, खुशी खुशी सब रहने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। There is a huge cost involved in selling the shares because company do not directly sell the share to the general public. It sells through the banks. और banks free में तो कोई काम करेंगे नहीं, so they charge you a very hefty amount to actually issue the shares to the general public. Opportunity cost,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी ध्यान में रखेंगे। जैसे सेल एंड लीज बैक में आपकी क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? आप अपने एसेट को बेच के आज तो मनी ले लेंगे, अब आपको फॉर एवर रेंट देना पड़ेगा। दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यू आर गोइंग टू लूज समथिंग। आपने एसेट बेच दिया, आपको तो रेंट तो नहीं देना पड़ रहा था पहले, लेकिन वंस यू हैव सोल्ड द एसेट यू हैव गॉट $10,000 इन योर पॉकेट, आपने इसको यूज कर लिया, बट अब फॉर एवर रेंट देना पड़ेगा इस एसेट का। हायर परचेज कर लें तो फिर बाद में एंड में जो परचेज ही करना है तो आप क्यों बेच रहे हैं? बैंक ऑप्शन ही देता है हायर परचेज की, बैंक बड़ा चला है, बैंक अपने लिए बैठा है, आपके लिए थोड़ी बैठा है। वो हायर परचेज की ऑप्शन ही देता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सेल एंड हायर परचेज बैक, ऐसा कुछ नहीं है, सेल एंड लीज बैक की ऑप्शन इसीलिए वो आपको देता है क्योंकि बैंक कोई कभी भी लूज नहीं करेगा। कभी भी मत सोचें कि आपको बैंक से मुनाफा होगा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है बैंक, वो आपको मुनाफा नहीं देगा कभी भी। हाँ जी, लीज बैक से आप विड्रॉ कर सकते हैं? लीज बैक से आप विड्रॉ नहीं कर सकते, जब तक आप एसेट परचेज अपना यूज करेंगे तब तक आप उसका रेंट देंगे। दरमियान में अगर आप विड्रॉ करते हैं तो बैंक ने उसमें टर्म्स में कहीं ना कहीं छोटी सी टर्म में 1, 2, 3, 4 स्केल के फॉन्ट पे लिखा होता है, जो वैसे ही लिखित ऐसे नजर भी नहीं आ रहा होता, कि इन केस अगर आपने इसको लीज बैक को दरमियान में छोड़ा 100 साल से पहले या 50 साल से पहले या लाइफ ऑफ एन एसेट से पहले, तो इसमें आपको 50% ऑफ द प्राइस ऑफ द एसेट पे करनी पड़ेगी। गिविंग एन एग्जांपल, वो बचता नहीं है आपको, ये सोचिएगा भी मत कि बैंक से आपको फायदा होगा। देन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? ओवरड्राफ्ट वर्सेस द गवर्नमेंट ग्रांट, कौन ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ओवरड्राफ्ट या गवर्नमेंट ग्रांट? गवर्नमेंट। ये मुझे पता था आपने सबने यही कहना है। फ्लेक्सिबिलिटी ओवरड्राफ्ट में, गवर्नमेंट ग्रांट में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट जब आपको ग्रांट देती है तो आपके ऊपर चेक रखती है, फिर वो आपको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसे देती है, और पैसे भी नहीं देती, वो कहती है परचेज करके लाए, पैसे बैंक से ले ले जाके, आपको पैसे भी नहीं देती। और फिर जब आपसे इन्वेस्ट करती है तो उस पर आप पे हाईएस्ट अकाउंटेबिलिटी रखती है कि अगर आप इन एफिशिएंसी उनको जैसी नजर आएगी आपके बिजनेस को सेल करवा देंगे। ऐसा नहीं है कि ग्रांट दे के कहेंगे वो फ्री मनी यस उसके बाद चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान नहीं है, दुनिया की बात हो रही है। वहां पे जब आप में इन्वेस्टमेंट की जाती है बिजनेस में तो हाईएस्ट अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के। अब बैंक से तो भाग जाएंगे, गवर्नमेंट से नहीं भाग सकते। इसलिए गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट एन ईजी थिंग, बिकॉज गवर्नमेंट्स ने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, आपने गवर्नमेंट से एग्री किया है कि वी विल हायर 100 पीपल इन नेक्स्ट 5 years इफ यू गिव अस दिस ग्रांट, क्योंकि आपने प्रेडिक्ट किया कि वी विल बी एक्सपैंडिंग इन द फ्यूचर। अगर फ्यूचर में आप विद इन दोज ईयर्स 100 लोगों को हायर नहीं करेंगे ऑन दोज पोजीशंस, गवर्नमेंट अपने पैसे वापस मांग लेगी। इट्स नॉट दैट इजी, राइट? सो गवर्नमेंट ग्रांट इज हाईली इनफ्लेक्सिबल। ओवरड्राफ्ट बहुत फ्लेक्सिबल है, 15 डेज का टाइम दे रहा है, 2 डेज बाद देते हैं, 4 दिन बाद देते हैं, 10 दिन बाद देते हैं, बस फ्लेक्सिबल। इवन 15 दिन बाद भी नहीं देते, इंटरेस्ट देते रहे, साल यूज कर लें, फ्लेक्सिबल। लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट फ्लेक्सिबल अपेरेंटली बड़ी फ्लेक्सिबल लगती है, लेकिन एक्चुअली ओवरड्राफ्ट, यही वो पॉइंट है जो बुक्स में आपको कंफ्यूज करता है। आगे, दे नीड टू रिटेन कंट्रोल। आप कितना द नीड टू रिटेन कंट्रोल, आप कितना कंट्रोल रिटेन करना चाह रहे हैं, ऑनरशिप कितनी अपने पास रखना चाह रहे हैं। करंट शेयर होल्डर्स के पास शेयर इशू करने के बाद ऑनरशिप कॉम्प्रोमाइज अगर हो रही है तो कोशिश करते हैं डोंट इशू द शेयर्स। तो जब भी आप इशू करेंगे शेयर्स का, उसका हॉवर पॉइंट क्या होगा? देयर विल बी अ कॉम्प्रोमाइज ऑन दी ऑनरशिप, हमेशा कॉम्प्रोमाइज होगा। जाहिर है नए जब शेयर होल्डर्स आएंगे तो आपकी करंट ऑनरशिप कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, करंटली कंपनी के अंदर 1000 शेयर होल्डर्स हैं, मजीद 1000 जब आएंगे तो जो करंट शेयर होल्डर्स उनकी ऑनरशिप आधी रह जाएगी, राइट? सो यू विल देयर विल ऑलवेज बी अ कॉम्प्रोमाइज ऑन दी ऑनरशिप। की कंसीडरेशंस, सबसे बड़े मसले क्या है, जरा पढ़े वन बाय वन। ऑनर सेविंग है, बैंक है, सप्लायर है, गवर्नमेंट ग्रांट है, कुछ भी है, तो सबसे बड़ा इशू क्या है? डिफिकल्टी इन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर दोज लैंडिंग फंड्स टू इंश्योर द रीपेमेंट्स। आपकी इनमें से कोई भी चीज आपको मिल रही है तो आपको इंश्योर करनी पड़ती है रीपेमेंट। गवर्नमेंट ग्रांट में रीपेमेंट नहीं इंश्योर करनी पड़ती, उनके ऑब्जेक्टिव को मीट करना इंश्योर करना पड़ता है। बाकी सब में रीपेमेंट को आपको इंश्योर करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव फेल हो गए तो आपको पैसे वापस देने पड़ेंगे, वो ऑब्जेक्टिव फेल करवा के छोड़ते हैं आपसे। देन लॉस ऑफ कंट्रोल बाय द ओनरशिप, कहाँ लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है? ऑनर की सेविंग अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो ऑनर कहीं और भी तो इन्वेस्ट कर सकता था, या करंट बिजनेस में अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो बाकियों की ऑनरशिप कॉम्प्रोमाइज हो रही होगी। वो इन्वेस्टमेंट दे रहा है ना, तो इन्वेस्टमेंट दे रहा है तो ऑनरशिप के अगेंस्ट ही देगा।
फ्री में तो नहीं देगा मनी आपको कभी भी। सेकंड पॉइंट को देखिए जरा, पार्टनर सेविंग्स, बैंक, सप्लायर्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड लोन्स में एक और भी प्रॉब्लम है, वो क्या है? प्रॉब्लम्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू पार्टनर। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो प्रॉब्लम इन दी इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द न्यू पार्टनर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। क्यों? 3 पार्टनर हैं, फोर्थ के आने में क्या मसला है? पार्टनरशिप कोलैप्स कर जाती है, दोबारा से करनी पड़ती है, दोबारा से एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है कि नया पार्टनर रिजेक्ट किया और पार्टनरशिप ऐसे चलती रहेगी। नो, एवरी टाइम देयर इज अ न्यू पार्टनर कमिंग इन, गोइंग आउट, पार्टनरशिप हैज टू बी रिवाइव्ड, नए सिरे से एग्रीमेंट्स करेंगे अब आप सारे। सो दैट इज ऑब्वियसली अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लैक ऑफ कोलैटरल, आप बैंक से लोन लेते हैं तो फिर कोलैटरल नहीं है। सप्लायर या गवर्नमेंट ग्रांट लेते हैं तो पोटेंशियल एक्सपेंस ऑफ रेजिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी। गवर्नमेंट भी आपको जब ग्रांट देती है तो फ्री में ऐसे नहीं दे देती कि आए मेरे ऑफिस से आके पैसे ले लें। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। पहले ये एप्लीकेशन सबमिट करवाएं, फिर ये एप्लीकेशन सबमिट करवाएं, फिर अपने डिग्रीज वेरीफाई करवाएं, फिर उसके बाद अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करें, फिर उनको भेजें, फिर हमें इंश्योर करें, फिर वो जो बीच में बैठा हुआ है वो बैंक वाला उसको भी इंश्योर करें कि वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। सो इट्स अ वेरी ह्यूज कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं आपको ग्रांट बड़ी आसानी से मिल जाएगी। शुड इट टू फॉर्म अ लिमिटेड कंपनी और नॉट? अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप पार्टनरशिप को प्राइवेट लिमिटेड में, जैसे कहा पहले, मास देके कन्वर्ट करवा लेते हैं। कन्वर्ट तो करवाएंगे बट देयर इज आल्सो अ प्रोज एंड कॉन्स इन द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आपकी सिक्रेसी आउट हो जाती है, आपको अब अकाउंट्स को पब्लिश करना पड़ता है। प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बोथ हैव टू पब्लिश देयर अकाउंट्स उनकी वेबसाइट्स पे। दुनिया की कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलें, पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलें, उसकी वेबसाइट पे जाएं, जाकर उसके फाइनेंशियल खोलें, आपको पिछले 25 साल की परफॉर्मेंस सामने आ जाएगी। कंपनी एक्सपैंड करिए तो करना नहीं पड़ेगा। कंपनी एक्सपैंड करिए तो करना पड़े। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे, और यही वो पॉइंट है आपका। लार्ज स्केल कंपनीज करनी पड़ेगी, होती नहीं है नॉर्मली, करना पड़ता है उनको, नजर नहीं आई कभी। पार्टनरशिप इज अ वेरी नॉर्मली मीडियम स्केल कंपनीज होती है पार्टनरशिप। अब टेक्निकली सेइंग, अगर जैसे एमसीबी बैंक, मियां मंशा साहब का बैंक, तो वो बंदा तो एक ही है, फैमिली भी एक ही है, लेकिन वो प्रॉपर कंपनी रजिस्टर्ड है क्योंकि बैंक चल नहीं सकता उसके बगैर। इसी तरह बैरिया फाउंडेशन आपको सबको पता है एक ही शख्स का है, लेकिन इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बिकॉज पार्टनरशिप के नाम से वो चल नहीं सकती, कॉन्टीन्यूटी नहीं है। और दूसरा पार्टनरशिप में और सोल ट्रेडर में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप पैसे भाग जाते हैं लेके तो लाइबिलिटी इज ऑन यू, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली बात। प्राइवेट लिमिटेड में लाइबिलिटी इज ऑन बैरियर टाउन, नॉट दी मलक साहब। मलक साहब इज सेफ, क्लीन। बैरियर टाउन ने करप्शन किया ना, मलक साहब ने थोड़ी किया। सो दैट इज द डिफरेंस इन द पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। पास्ट पेपर क्वेश्चन देखिएगा जरा। ब्रीफली एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई अ बैंक माइट रिफ्यूज टू लैंड मनी टू एन एंटरप्रेन्योर। न्यू बिजनेस, एंटरप्रेन्योर में जान ही नहीं है, जाहिर है क्यों देगा? आपके आइडिया स्ट्रांग नहीं है, बिजनेस प्लान स्ट्रांग नहीं है, सबसे स्ट्रांग पॉइंट। आपका बिजनेस प्लान, स्टार्टअप बिजनेस और सारी बिजनेस प्लान स्ट्रांग ही नहीं है, जान ही नहीं है उसमें, तो बैंक आपको लोन ग्रांट नहीं करेगा। और फिर क्या होगा? तो इसका देयरफॉर सोल्यूशन यही है कि आपको बिजनेस प्लान में हर उस पर्सपेक्टिव को क्लियर करना पड़ेगा कि 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद आप उस पैसे को कैसे रिकवर करेंगे। नेक्स्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। शॉर्ट टर्म कौन से हैं? विद इन 1 ईयर वाले, बैंक ओवरड्राफ्ट, डेट फैक्टरिंग, ट्रेड क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल जिसको आप कह सकते हैं। और कौन सा शॉर्ट टर्म? हाँ नहीं, और कौन सा शॉर्ट टर्म? और कोई नहीं शॉर्ट टर्म, खत्म हो गया। चलिए लॉन्ग टर्म पे आ जाए। लॉन्ग टर्म कौन कौन से हैं? बैंक लोन, शेयर इशू, डिबेंचर्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है? नो सर, नहीं कर सकती, याद रखना है। सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कर सकती है। जो शेयर इशू कर सकता है वो डिबेंचर इशू कर सकता है। और सर लेकिन शेयर तो फिर वो भी तो करती है इशू। कौन इशू? मैं सुनोगे मेरे से अब कुछ और। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नेवर इशू द शेयर्स। मैं बार बार बोल चुका अपनी क्लास में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, ट्रांसफर कर सकती है। ये बहुत सारी किताबों की मस्तियां हैं, उसमें गलत लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। पब्लिक लिमिटेड कंपनी सिर्फ शेयर इशू करती है, वो सिर्फ ट्रांसफर कर सकती है। प्राइवेट वाले कि आप अपनी ऑनरशिप 20% है, 10% अपने बच्चे को दे दें, 10% अपने पास रख लें।
ये कर सकते हैं आप, ट्रांसफर किया आपने, सेल नहीं किया। हाँ इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं सबसे, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसी ले सकते हैं जैसे पार्टनरशिप पे ले सकते हैं। एक आदमी 10% ऑनर है तो वो 10% मजीद इन्वेस्ट करेगा, एक आदमी 50% ऑनर 50% मजीद इन्वेस्ट करेगा। आगे, एक्सप्लेन टू डिसएडवांटेज फॉर अ बिजनेस यूज अ बैंक ओवरड्राफ्ट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट का सबसे बड़ा मसला क्या है, एक तो बहुत शॉर्ट टर्म है, और दूसरा अगर वो टाइम पास हो गया तो इंटरेस्ट बड़ा ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, है बहुत शॉर्ट टर्म, 10 दिनों में आप क्या कर लेंगे इतना। नेक्स्ट, अमाउंट तो क्यों नहीं मिलती आपको, कम अमाउंट भी कम होती है और दूसरा टाइम भी बहुत कम होता है। डिफाइन द टर्म क्राउड फंडिंग, ये अब कर चुके हैं, डेट फैक्टरिंग कर चुके, ये बड़े कॉमन डेफिनेशंस हैं ये वाली दो। अगर डेफिनेशंस में आप इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कहें तो ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, डेट फैक्टरिंग, क्राउड फंडिंग। कभी कभार माइक्रो फाइनेंस में देता है, एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एक्सप्लेन हाउ पब्लिक लिमिटेड कंपनी माइट फाइनेंस अ लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट से हो सकती है, नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट से हो सकती है, नहीं हो सकती, ट्रेड क्रेडिट से हो सकती है, वर्किंग कैपिटल से हो सकती है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पार्टनर से हो सकती है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पार्टनर से हो सकती है, नहीं हो सकती, शेयर से इशू हो सकती है क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, राइट। अच्छा, एनालाइज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, मल्टीनेशनल कार मैन्युफैक्चर में यूज्ड टू फाइनेंस द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इलेक्ट्रिक कार। आपने नई इलेक्ट्रिक कार प्रोड्यूस करनी है, अब मल्टीनेशनल बिजनेस है, एडिशनल कार मैन्युफैक्चरिंग है अपनी करनी है, बैंक ओवरड्राफ्ट से नई गाड़ी बन जाएगी, नहीं बने, गवर्नमेंट की ग्रांट ले लें, सवाल ही नहीं बना होता, जब तक केस स्टडी में नहीं लिखा नहीं ले सकते। और सरकार कभी भी कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्रांट नहीं देने वाली, आप इलेक्ट्रिक भी कहने तब भी नहीं देगी, उनको पता है कि पीछे बैकएंड पे क्या हो रहा है। सो पॉइंट इज कि आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर इशू करे या डिबेंचर बेस्ट ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म पैसे चाहिए ना, मशीनरी लेनी है, डिबेंचर बेस्ट ऑप्शन। आपने कौन सा जेब से इशू करवाना है, करवा दें क्वेश्चन में। अच्छा जी, कैश फ्लो पे आए जरा। नहीं ब्रेक इसके बाद छोटा सा है, 5 मिनट के बाद पढ़नी है। क्या मतलब, मैं इधर क्या है कैश इन कैश आउट। कैश फ्लो क्या है, सिंपली कैश इन माइनस कैश आउट, जिसे कहते हैं हम नेट कैश फ्लो। इतनी सी बात है। देखें कैश इन कहां से हो सकता है आपके पास, कैश सेल से, यहाँ क्रेडिट सेल नहीं लिखा, यहाँ कैश सेल लिखा है। क्रेडिट सेल से कैसे इन होगा, जब वो रीपे हो जाएगा तब, इसको आप कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। जब आपको रिसीव हो जाएगी मनी क्रेडिट सेल की तब, वरना नहीं। टोटल इनफ्लो आ गया, यानी कि दोनों को टोटल किया, वी गेट द टोटल इनफ्लो। फॉर एग्जांपल टोटल इनफ्लो इज 10,000, कितना है, कितना है 10,000। कैश आउट कहाँ होगी, ये बहुत सारी है, रॉ मटेरियल, वेजेस, अदर कॉस्ट, बहुत सारी, सैलरीज, वेजेस, रिपेयर, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, सारी माइनस किया 8,000, तो नेट कैश फ्लो क्या होगा, नेट कैश फ्लो 10,000 was the inflow, you have received 10,000, 8,000 was the outflow, positive 2,000, और प्रीवियस मंथ का भी कोई बैलेंस पहले से पड़ा था 1,000, तो कितने हो गया 3,000 is in your pocket. Sometime it can also be minus, right? अब जो आखिरी बात मैंने आपको बताई, जो प्रीवियस मंथ का कैश पहले से पड़ा होगा आपके पास, दैट इज कॉल्ड एज ओपनिंग कैश फ्लो। अब जब भी नेट कैश फ्लो होता है उसमें ओपनिंग को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है या क्लोजिंग कैश फ्लो आ जाता है। वो हर साल पिछला ऐड होता है, यानी कि पिछले महीने का जो बैलेंस अगले महीने को कैरी फॉरवर्ड होता है, यानी कि जनवरी के एंड में आपके पास 2,000 बचे। अब इसमें देखें जरा, इस एग्जांपल में देखें, ओपनिंग बैलेंस पे पहले फोकस करें। जनवरी के स्टार्ट में यू वर हैविंग 8,000, यू वर हैविंग 8,000, कैश इन हुआ आपका सेल से टोटल कितना 10,000। अब उसको फिलहाल साइड पे रखेंगे, ओपनिंग को नेट कैश फ्लो कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे, पहले नहीं देखना। 10,000 इनफ्लो, आउटफ्लो कितना है 9,000, तो नेट कैश फ्लो कितना होगा 10 माइनस 9 पॉजिटिव 1। पॉजिटिव 1 में आपने इनिशियल 8,000 जो ओपनिंग कैपिटल है वो उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो आपके पास क्लोजिंग कितना बना, एंड में कितने बने 9,000 अब आपकी पॉकेट में होने चाहिए। अपनी पॉकेट खोलें, चेक कर लें 9,000 है या नहीं,
ठीक है, सो दैट इज द एंड। अब जो जनवरी में 9000 आपके पास है वो फरवरी के स्टार्ट में होगा। जनवरी 31 को ऑफिस से जाते हुए जो आपने कहा था कि मेरी टिल के अंदर 9000 पड़े हैं, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं आएंगे तो 9000 ही पड़े होंगे ना, कराची थोड़ी 9000 पड़ा होगा। सर लेकिन बाय द एंड ऑफ द मंथ जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था वो हमने यूज नहीं कर रहे। यूज नहीं कर, उसको ऐसे यूज तो कर रहे हैं एक्चुअली, लेकिन इसको कैलकुलेशन में यूज नहीं कर रहे। कैलकुलेशन में हम एंड में जाकर इसको इकट्ठा यूज किया करते हैं। अब अगले मंथ में देखें, फरवरी में क्या हो रहा है, 9000 प्लस 10000, सॉरी 9000 तो नहीं प्लस किया, पहले 10000 इनफ्लो 7500 आउटफ्लो, तो नेट कैश फ्लो 2500। सो 2500 प्लस द ओपनिंग ऑफ द फरवरी वाज 9000 प्लस 25, कितने पैसे हैं आपके पास पॉकेट में, 11500। मार्च में आए, मार्च में इनफ्लो इज 8000, आउटफ्लो इज 9000, कितने पैसे हैं आपकी पॉकेट में, -1000, -1000 प्लस 11500 ओपनिंग, तो क्लोजिंग क्या आ गया, परवाह नहीं समझ आई, दोबारा सुनो, 11500 ओपनिंग था, इसको छोड़ देते हैं, इनफ्लो इज 8000, आउटफ्लो इज 9000, पॉकेट में रिसीव हुए 8000, पॉकेट से कितने निकले 9000, एक्स्ट्रा निकले -1, ओपनिंग कितना पहले से पड़े थे 11500, 11 -1 इक्वल्स टू, माइनस क्यों किया है, फार्मूला में तो प्लस है, लेकिन चूंकि ये फार्मूला का माइनस नहीं है, फार्मूला में प्लस है, ये वैल्यू माइनस की है। सो दिस इज हाउ यू विल अपडेट। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन अगर उसने दे दिया कैश फ्लो का, तो उसमें वो नॉर्मली ये कहेगा, टोटल इग्नोर कर देगा, सम टाइम कैश फ्लो नेट कैश फ्लो इग्नोर कर देगा, सम टाइम क्लोजिंग इग्नोर कर देगा, या सम टाइम ओपनिंग इग्नोर कर देगा। ओपनिंग तो बड़ा आसान है, पिछले मंथ की देख लें आगे क्या रिकॉर्ड हो रही होगी। फर्स्ट मंथ की ओपनिंग कभी भी गायब नहीं करेगा, तो उसके पीछे हमें पता नहीं क्या हो, राइट। सो दिस इज हाउ ही इज गोइंग टू आस्क यू फॉर द कैलकुलेशन। फार्मूला क्या है इसका, दो ही फार्मूलाज हैं, कौन कौन से, नेट कैश फ्लो में हमने क्या किया था, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, और दूसरा ओपनिंग कैश फ्लो में हमने नेट कैश फ्लो को क्या किया था, ऐड किया था, तुम्हारे पास क्लोजिंग कैश फ्लो आ गया। तो ये दो फार्मूला हमने वहीं से निकाले हैं, एक्सट्रैक्ट किए, जो इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन क्या है इसके चैप्टर के, एक्सप्लेन वन वे ऑफ इंप्रूविंग अ बैंक कैश फ्लो। कैश फ्लो कैसे इंप्रूव हो सकता है, इनफ्लो इंक्रीज कर लें, सेल्स बढ़ा लें, आउटफ्लो कम कर लें, एक्सपेंसेस कंट्रोल कर लें, जो मर्जी करें, यही दो ऑप्शन है, तीसरी तो है नहीं। देन व्हाई अ बिजनेस कुड एक्सपीरियंस कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, कैश फ्लो प्रॉब्लम क्यों आएंगी, या आउटफ्लो बढ़ गया या इनफ्लो कम हो गया। नॉर्मली इनफ्लो ही कम हो जाता है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्यों, क्योंकि सेल्स कस्टमर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, एक्सपेंसेस फिर भी कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में होते हैं। सो नॉर्मली इनफ्लोज की वजह से आपका कैश फ्लो प्रॉब्लम्स राइज होंगी, या एबनॉर्मल एक्सपेंसेस इंक्रीज होने की वजह से आपकी ये प्रॉब्लम राइज हो सकती है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड प्रॉफिट, दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस इफेक्टिवली मैनेज द लेवल ऑफ कैश। कैश मैनेज करना क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपने देखा कि एक महीने में माइनस हुआ है तो ओपनिंग ने बचा लिया, अगर ओपनिंग ना होता तो लोन लेना पड़ता, ओवरड्राफ्ट लेना पड़ता, पर ओवरड्राफ्ट भी आपको कुछ दिनों के लिए मिलता, कुछ दिनों में आपको रिकवरी डालनी पड़ती। प्रॉब्लम इससे क्या आती, फर्दर एनालिसिस पॉइंट दे रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या आती कि आप मैनेजमेंट का फोकस कहाँ पे हो जाता, कैश की रिकवरी पे रादर देन दी ऑपरेशंस। मैनेजमेंट फोकस करती है कि ऑपरेशंस को एफिशिएंट करें, अब वो कैश इकट्ठी करने में लग जाएगी, जैसे हमारी गवर्नमेंट करती है। जो भी गवर्नमेंट आती है पहला काम क्या होता है, IMF से पैसे निकलवा लें, किसी तरीके से फोकस वहाँ है। दैट इज व्हाई दे आर अनएबल टू डू दी अदर एक्टिविटीज, जो उनकी एक्चुअल एक्टिविटीज है वो कर नहीं पा रहे, इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि लोन इतना है, पॉसिबिलिटी भी नहीं है। देन एनालाइज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यू बिजनेस ऑफ यूजिंग ओवरड्राफ्ट टू मैनेज कैश फ्लो। वही ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन आ गया कि ओवरड्राफ्ट के एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेज ये शॉर्ट टर्म कैश आपको मिलेगा तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए पैसे चाहिए, थोड़े से चाहिए, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्री में मिल जाएगी आपको, और कोई लीगल फॉर्मेलिटीज भी नहीं है। यू कैन विड्रॉ द मनी जस्ट लाइक दैट, गो टू द ATM, गेट द विड्रॉल, गिव द चेक टू समबडी, डायरेक्टली मनी मिल जाएगी। So you don't have to process it, जैसे लोन के लिए आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ग्रांट के लिए प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इसमें कोई डिबेंचर के लिए प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, शेयर इशू के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। यहाँ there is no process, it is quick, it is easy, no interest in the short term, but the amount is less, that is the drawback. Analyze why a new business should focus more on the managing its cash than making a profit. कैश क्यों इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट से, ये स्टोरी हम डिटेल में डिस्कस
कर चुके हैं। और यही कॉमन क्वेश्चन है आपके जो हमेशा रिपीट होते हैं कि प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, कैश क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा कि प्रॉफिट तो आता नजर आएगा, बट अगर कैश नहीं होगी तो वर्किंग कैपिटल पूरा नहीं होगा, और वर्किंग कैपिटल पूरा नहीं होगा तो डे टू डे एक्सपेंसेस पूरे नहीं होंगे, डे टू डे एक्सपेंसेस पूरे नहीं होंगी तो अगेन मैनेजमेंट का फोकस डे टू डे एक्सपेंसेस पे चला जाएगा, ऑपरेशंस के इंक्रीमेंट पे नहीं जाएगा, राइट। चलें जी, दैट इट इज इट। अभी कॉस्ट वाला चैप्टर अगला नेक्स्ट सेशन में करते हैं। 10 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं, 5 to 10 मिनट्स की, और फिर इंशाल्लाह यहीं से इसको रिज्यूम करेंगे। क्या होगा एकेडमी को पढ़ाने का माइनस से चले जी, कॉस्ट। नेक्स्ट चैप्टर इज दी चैप्टर ऑफ कॉस्ट। अब जरा ऑनलाइन वालों से पूछ लेते हैं जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। सर जी जाग रहे हैं। जाग रहे हैं, क्या बात है, गुड। चले जी, कॉस्ट देखिएगा, हमारे पास कॉस्ट की कितनी टाइप्स हैं देखिएगा जरा। फर्स्ट डायरेक्ट कॉस्ट, इसको वी आल्सो कॉल इट एज अ वेरिएबल कॉस्ट। सो डायरेक्ट कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट का मतलब एनीथिंग व्हिच इज डायरेक्टली इनटू द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट इन्वॉल्व है उसके अंदर, उसमें कॉस्ट में प्रोडक्ट इटसेल्फ, यानी कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड कॉस्ट ऑफ रनिंग द मशीन्स, दीज all called as the direct costs, right? Direct cost का मतलब which is directly involved in the production process। आप एक जूस मैन्युफैक्चरिंग के जूस अगर बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इंग्रेडिएंट्स, लेबर और मशीन चलाने में जितने भी एक्सपेंसेस फ्यूल वगैरह हो रहे हैं, ऑल ऑफ दैट आर कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट। सर जो जनरल सप्लाईज होते हैं वो कॉस्ट ऑफ रनिंग मशीन होते हैं। जनरल सप्लाईज कॉस्ट ऑफ रनिंग मशीन, यस। देन इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? which is not directly involved in the production process but indirectly management की cost, यानी कि in the factories supervisors, managers, financial managers, directors, salary for the security staff, these people are not directly involved in the production process, so this is called as indirect cost या fixed cost. Next is the average cost. Average cost क्या है जी? आलियान क्या कह रहे हो? अच्छा, ओके ओके, ठीक है। एवरेज कॉस्ट क्या है? द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट इज योर एवरेज कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन प्रोसेस में, आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। मशीनरी अगर इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, अगर मशीनरी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है और उस मशीनरी के साथ मीटर अलग से लगा हुआ है और आपको नंबर ऑफ यूनिट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि उस मशीन ने कितने यूनिट्स खाए हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। तो सर मीटर ना, लेकिन नॉर्मली होता यह है कि मीटर लगा होता है एंड पर और उसमें मशीन भी चल रही है, उसमें मैनेजर का एसी भी चल रहा है, उस वक्त जो कॉस्ट है वो क्या है, वो मिक्स हो जाती है, उसको हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फिर सेमी। आपके लेवल पे सेमी की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वेरिएबल और फिक्स, बस जहाँ मर्जी करे दिल करेगा। इसको हम यहाँ पे फिक्स ही कहेंगे, क्योंकि नॉर्मली कॉमन सेंस भी देखें तो मीटर वगैरह लगा नहीं होता, तो इसलिए ये वाली कॉस्ट उसमें आएगी। अच्छा, क्या नहीं? लेकिन वो उसको हम फिक्स इसलिए कह रहे हैं कि उसमें वेरिएबिलिटी कम आती है, मोर और लेस तकरीबन सेम ही कॉस्ट होती है। उस टाइम ना ऑन किया था एसी और बिजली को टाका मारना है, नहीं इसको खराब कर दिया। अच्छा, आगे चलिए। एवरेज कॉस्ट के बाद द नेक्स्ट वन इज द मार्जिनल कॉस्ट। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट इज एनी चेंज इन द कॉस्ट विद द चेंज इन द प्रोडक्शन। अब इसको जरा गौर से सुनिए। Your current average cost is, your current production is 1000 units और the cost is 1000, तो आपकी एवरेज कॉस्ट 1 है, लेकिन विद द एडिशन ऑफ 100 मोर यूनिट्स आपकी कॉस्ट कितनी चेंज हो रही है? इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी उतनी चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग दिस टाइम यू आर मैन्युफैक्चरिंग 1200 यूनिट्स, पहले कितने बना रहे थे? 1000, आप कितने बना रहे हैं? 1200, चेंज कितने का है? 200, उससे कॉस्ट कितनी चेंज हो रही है? 400, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? 400 डिवाइडेड बाय 200, सो दैट इज फोकस इज ऑन द चेंज। सिर्फ इतनी सी बात याद रखें, एवरेज में फोकस है टोटल पे, मार्जिनल में फोकस है चेंज पे। चेंज कब आएगा? जब दो वैल्यूज आपको गिवन होंगी, ओल्ड एंड न्यू, तभी आएगा चेंज। सो चेंज में क्या है? चेंज इन द कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन दी
आउटपुट और चेंज इन द क्वांटिटी, राइट। एवरेज कॉस्ट में वर्ड है टोटल, यहाँ पे वर्ड क्या है चेंज, बस इतनी सी बात। नेक्स्ट देखिएगा जरा, एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट टाइम्स नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज कॉल्ड एज रेवेन्यू या सेल्स। सेल्स कैलकुलेट करने के लिए ये वो फॉर्मूला है जो आपको सम टाइम यूज करना पड़ सकता है, जो नॉर्मली यूज नहीं किया जाता। दैट इज हाउ मेनी, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। फॉर एग्जांपल यू आर सेलिंग वन प्रोडक्ट एट $5, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100, so that means 100 times 5 is 500 is your total revenue। अब टोटल रेवेन्यू में से जब आप टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट में, प्रॉफिट कब होगा जब रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट, जब रेवेन्यू कम है कॉस्ट ज्यादा है तो लॉस, तो क्या होगा लॉस। और अगर दोनों बराबर हो गए दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रेक इवन पॉइंट, कि दैट देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, एग्जैक्टली द सेम एक्सपेंसेस, रेवेन्यू भी 1000 एक्सपेंस भी 1000, ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट अब ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट देखिएगा। ब्रेक इवन सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, फिर क्या ड्रॉ करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, फिर क्या ड्रॉ करते हैं टोटल कॉस्ट, फिर क्या ड्रॉ करते हैं रेवेन्यू, और फिर ब्रेक इवन निकल आता है। सो फर्स्ट फिक्स्ड कॉस्ट, कौन सी है फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन, द स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन इज द फिक्स्ड कॉस्ट। अलोंग द एक्स एक्सिस इट इज योर टाइम, इट्स योर क्वांटिटी, अलोंग द वाई एक्सिस इट इज योर प्राइस या कॉस्ट अमाउंट। सो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द फिक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जितनी मर्जी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर ले वो फिक्स रहेगी। दैट इज द प्राइस इज 10,000, either you produce 100 or 750, the price remains the same, that is why it's a straight line, fixed cost। fixed के बाद सेकंड कौन सी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कहां से स्टार्ट होगी, जीरो से, क्यों, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इफ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग देयर इज नो डायरेक्ट कॉस्ट, रॉ मटेरियल यूज ही नहीं होगा। आप जब जूस मैन्युफैक्चरिंग में जूस बनाएंगे ही नहीं तो पल्प कितना यूज होगा, जीरो। तो दैट मींस इट स्टार्ट हो गया कहां से बात, जीरो। मैक्सिमम पॉइंट आपको गिवन होता है हमेशा, मैक्सिमम कहता है वेरिएबल कॉस्ट इज दिस, उसको आपने सिर्फ प्लॉट करना है कि उसको कैसे प्लॉट किया। आप में से अगर किसी को प्लॉट करना नहीं आता ग्राफ के ऊपर वैल्यूज को, तो अपने पास नोट डाउन कर लें, आपने मुझे सिर्फ एक मैसेज करके बताना है कि सर मुझे प्लॉट करना नहीं आता, मैं उसका एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करूंगा कि हाउ टू प्लॉट दीज वैल्यूज। वैसे बड़ी आसान है, वो कहता है कि रेवेन्यू की, सॉरी वैल्यू क्या है आपकी वेरिएबल कॉस्ट की, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट की लाइन बनाई नहीं, ओहो अच्छा, वैसे भी बनती तो स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, स्ट्रेट लाइन वेरिएबल कॉस्ट, तो उसने डायरेक्टली टोटल कॉस्ट की लाइन पर ड्रॉ कर दिया है। टोटल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को कंबाइन करते हैं, दैट इज योर टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी है, ग्राफ से देखें जरा कितनी नजर आ रही है, शुरू हो रही है 10,000 से, 32,500 या 32 तकरीबन इतना नजर आ रहा है। ग्राफ जो हमारे सामने होगा तो एग्जैक्ट नजर आ जाएगी कितनी है। तो दैट मींस उसने गिवन है टोटल कॉस्ट इज 33,500, हमने वहां पे पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद टोटल कॉस्ट कहां से स्टार्ट होगी, फिक्स्ड कॉस्ट के पॉइंट से। कैसे पता चलेगा, इफ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग टोटल कॉस्ट तो होगी, क्यों, क्योंकि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्लूडेड है, रेंट तो देना पड़ेगा, रेंट तो देना पड़ेगा। तो दैट मींस टोटल कॉस्ट हमेशा इस फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट होगी, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी। ये चीज सिर्फ याद रखेंगे, इसमें और कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसी तरह रेवेन्यू इज द लास्ट लाइन, रेवेन्यू की लाइन आपने ड्रॉ की, जीरो से स्टार्ट किया, क्योंकि जब आप कोई चीज सेल नहीं करेंगे रेवेन्यू जीरो होगा, सेल्स ही नहीं होंगी, तो जीरो से स्टार्ट किया। तो द पॉइंट वेयर the revenue line and the total cost line is intersecting with one another is called as break even point। यहाँ ब्रेक इवन उसने सही कैलकुलेट किया है, यही तो गड़बड़ है, यहाँ पे उसने ठीक कैलकुलेट नहीं किया। एक्चुअली कहाँ होना चाहिए था, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक्चुअली इट इज नॉट 400, इट हैज टू बी 350 के नजदीक। तो हम क्या करें, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करने के बाद ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको पहले से वैल्यू आंसर पता हो। सो हाउ वुड यू कैलकुलेट द ब्रेक इवन चार्ट, आगे जाके देखेंगे।
सो नेक्स्ट एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट फार्मूला इन दिस चैप्टर। देखिए जरा, अपेरेंटली कोई फार्मूला नहीं है लेकिन बहुत सारे फार्मूला है। पहला फार्मूला देखिए, टोटल कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। हो सकता है कि आपको वो टोटल कॉस्ट दे दे, वेरिएबल कॉस्ट दे दे और फिर फिक्स्ड कॉस्ट निकालें। प्लग इन द वैल्यूज, फाइंड द आंसर। सेकंड, कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? सेल्स माइनस द वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल्स पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से चेंज कर दिया। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि हाउ मच यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि अब आप देखो गौर से, सेल्स कितने की है? आपने एक चीज को बेचा है 120 का और उसमें वेरिएबल कॉस्ट थी, प्रोडक्शन की कॉस्ट थी आपकी 100। तो आप एक चीज को बेचकर कितने पैसे बचा रहे हो? 20। अब इस 20 से आपने कौन सी कॉस्ट पूरी करनी है? इसमें कौन सी वाली कॉस्ट नहीं है? फिक्स्ड नहीं है। ये 20 कितना कंट्रीब्यूट कर रही है फिक्स्ड कॉस्ट में? अब हम कंट्रीब्यूट का वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन पैरेलल बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना रही होती है, तो हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन निकालते हैं हम। ये प्रोडक्ट 20 रुपए बचा रही है, ये प्रोडक्ट 25 रुपए बचा रही है, ये प्रोडक्ट 100 रुपए बचा रही है, तो जो ज्यादा बचा रही है हम उसको ज्यादा फोकस करेंगे, राइट? सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट कंट्रीब्यूशन। और इसका साइलेंट वर्ड क्या है? कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फिक्स्ड कॉस्ट। उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, हमारे खर्चे पूरे कितने करवा रही है ये प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दोनों में डिफरेंस है। नॉर्मली वो पर यूनिट को ही डील कर रहा होता है, लेकिन सम टाइम अगर आपको टोटल सेल्स गिवन है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, तो फिर पर यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन भी मांग सकता है आपसे। तो दोनों को पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। ये वही वाली कंट्रीब्यूशन है जो हमने वहां यूज की है। देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? द करंट सेल्स माइनस द ब्रेक इवन पॉइंट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसको कहते हैं? आपकी ब्रेक इवन से एक्स्ट्रा आप जितना प्रोड्यूस करें, ब्रेक इवन पे तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस था, जितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे उतना प्रॉफिट होगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी टेल्स यू हाउ मच एक्स्ट्रा यू आर प्रोड्यूसिंग इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, नॉट द वैल्यू। कितनी क्वांटिटी आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपका ब्रेक इवन निकला 1500, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं 2000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? आप 500 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करें, द क्वेश्चन इज 500 कि आप एक्स्ट्रा बना रहे हैं। जितना क्वेश्चन ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला है? करंट सेल्स। सर ये ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है ये पर यूनिट है या टोटल वाली है? ब्रेक इवन में, ब्रेक इवन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, मैंने यहाँ कंट्रीब्यूशन लिखा है, दिस इज पर यूनिट। बाय डिफॉल्ट वो कंट्रीब्यूशन भी कहता है, वो पर यूनिट ही देता है वहां पर। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी समटाइम्स परसेंटेज में निकालने का हो गया देता है। नॉर्मली मार्जिन ऑफ सेफ्टी आसान है, करंट सेल्स माइनस द ब्रेक इवन पॉइंट। अगर परसेंटेज कहे तो क्या करें? वही जो मैथमेटिक्स का बेसिक रूल, माइनस करें डिवाइड बाय द बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या होती है? हमेशा पुराने वाली। बेस ईयर पहले वाला ईयर होता है, इसी तरह बेस वैल्यू पुराने वाली वैल्यू। सो करंट सेल्स माइनस ब्रेक इवन डिवाइड बाय करंट। करंट पहले वाली वैल्यू जो भी आपने यहाँ पे फॉर्मूला में लिखी है वही आप नीचे नीचे अप्लाई करते हैं, मैथ का बेसिक रूल है। सो करंट सेल्स माइनस ब्रेक इवन डिवाइड बाय करंट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल फाइंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। एक प्रोडक्ट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10%, दूसरे प्रोडक्ट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20%, कौन सी बेहतर है? 20%। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस आप कंपेयर करना आसान हो जाता है, राइट? ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वांटिटी में है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेजेस में। परसेंटेजेस में हम क्यों करते हैं कन्वर्ट डाटा को? क्योंकि कंपैरिजन आसान हो जाता है। निकाल लीजिए ब्रेक इवन। A business sells its product for a price of $40, has a fixed cost of 100,000 and contribution is 15. ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट ओवर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 100,000, कंट्रीब्यूशन कितनी है? 15। 100,000 में 15 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आया वो हमारा ब्रेक इवन होगा। इतनी सी बात। गॉट दिस पॉइंट? बजट। बजट में छोटी सी बात है, कोई ज्यादा लंबी बात नहीं है, जल्दी से खत्म करेंगे। बजटिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? जरा देखिएगा इस पिक्चर को।
Board of Directors advised by the Director of Finance plans revenue and spending for the financial year. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो टॉप नॉच मैनेजमेंट आपकी, वो ये डिसाइड करती है कि इस साल हमारे एक्सपेंसेस बजट करते हैं, यानी कि फ्यूचर ईयर में हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी होगी, हमारे फाइनेंस की कॉस्ट कितनी होगी, हमारे एचआर की कॉस्ट कितनी होगी, सारे डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट कितनी होगी. So they just try to make a budget out of it for each and every department. And obviously, all of the department heads who are experts in their own departments will give the input as well. They tell the directors that how to make a budget. They will give their input too. That इस साल हमारे HR में इतने expenses होंगे. अब इसकी बेसिस पर डिसाइड होगा बजट, और बजट की बेसिस पर एलोकेशन होगी कि आपने PR में पैसे कितने डालने हैं, एडवर्टाइजमेंट में कितने डालने हैं, ऑपरेशन में कितने डालने हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितने डालने हैं. सो जेनेरिक आइडिया बजटिंग का क्या है कि टॉप टायर मैनेजमेंट बैठती है, एवरी ईयर दे मेक अ बजट. और बजट क्यों बनाते हैं? सो दैट दे कैन एलोकेट द रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली, सो दैट दे नो हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, सो दैट अगर एक्स्ट्रा फाइनेंस चाहिए तो वो कहीं से पहले से अरेंज करें. दैट इज कॉल्ड एज बजटिंग, फाइनेंशियल प्लान. अच्छा, बजटिंग के मेथड्स क्या हैं? इंक्रीमेंटल बजटिंग. इंक्रीमेंटल बजटिंग क्या है? एक्स बजट प्लस 1. ये कोई फार्मूला नहीं है, मैंने वैसे लिखा समझाने के लिए. पेपर में भी लिखा है एक्स बजट. एक्स बजट का मतलब क्या है? एनी प्रीवियस बजट, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट कर लें 1%, 2%, 5%, 10% का, दैट इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल बजटिंग. लास्ट ईयर बजट में हमने रखे थे 1 लाख, इस साल रखेंगे 10% एक्स्ट्रा, 1,10,000 इंक्रीमेंटल बजट. सो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर वी आर इंक्रीजिंग, क्योंकि हमें पता है सेल्स बढ़ेंगी इतनी, एक्सपेंशन इतनी होगी, इन्फ्लेशन 10% बढ़ गया तो बजट भी 10% बढ़ना चाहिए. बजटिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल प्लान की बात हो रही है. जो फोरकास्ट है वो कैश फ्लो का भी है, वो प्रॉफिट का भी है. फोरकास्ट एक बड़ा वर्ड है. अब जब फाइनेंशियल प्लानिंग की फोरकास्टिंग, कॉस्ट की फोरकास्टिंग करते हैं तो उस फोरकास्टिंग हम बजटिंग का नाम देते हैं. जब आप कैश की फोरकास्टिंग करते हैं तो उसको कैश फ्लो फोरकास्ट का नाम देते हैं. जब आप प्रॉफिटेबिलिटी एफिशिएंसी की फोरकास्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं एफिशिएंसी फोरकास्ट या प्रॉफिटेबिलिटी फोरकास्ट. और जब कॉस्ट की फोरकास्टिंग है तो उसको हम क्या कहते हैं? बजटिंग. फ्लेक्सिबल बजट. फ्लेक्सिबल बजट क्या है? नाम बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द डिमांड पैटर्न्स. इफ योर डिमांड इज इंक्रीजिंग इन द फ्यूचर, यू इंक्रीज द बजट्स. अभी हमने कहा था कि जब कस्टमर बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी. तो ये वो बजट है फ्लेक्सिबल. हम उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं. वेरिएंस तो तीनों में आएगा. अब इसमें ये मतलब ये है कि इफ यू थिंक लाइक कि अगर फ्यूचर में हमारी एक्सपेंशन 10% होने वाली है, तो आप क्या करेंगे? एक्सपेंसेस को भी 10% बढ़ा दें. सो फ्लेक्सिबल बजटिंग इज अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो. इस साल हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट को कम कर देंगे. फ्लेक्सिबल, राइट. जीरो बजटिंग. जीरो बजटिंग क्या है? जीरो से स्टार्ट करेंगे. जीरो से स्टार्ट का मतलब प्रीवियस बजट को साइड पे रखा, दोबारा से जस्टिफाई करें ये पैसे क्यों चाहिए. लास्ट ईयर आपने एडवर्टाइजमेंट में 1 लाख रुपया लगाया था, इस साल फिर लगा रहे हैं, जस्टिफाई करेंगे इस साल क्यों लगा रहे हैं. जीरो से शुरू करते हैं. सो काफी क्रिटिकल फॉर्म ऑफ बजट कि एवरी ईयर द मैनेजमेंट हैज टू जस्टिफाई कि उनको ये पैसे क्यों चाहिए. आप हर दफा पॉकेट मनी मांगे और आप हर दफा पूछें अच्छा इस महीने 1000 रुपये क्यों चाहिए, तो ये पता नहीं आपको हर साल देते हैं कि अब क्यों चाहिए. दैट इज जीरो बजट. एवरी टाइम इट इज बीन आस्क्ड. अकाउंटेबिलिटी बड़ी एक्सट्रीम है. और ये कब होता है जीरो बजट? जब रिसेशन चल रहा होगा, या जब बिजनेस को आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, या मैनेजर भाग रहे होंगे, बार बार नए मैनेजर्स आ रहे होंगे, तो जीरो पे जाएंगे, जस्टिफिकेशन ज्यादा मांगेंगे. हाँ, इंक्रीमेंटल जो पिछले साल से आगे इंक्रीज करते जा रहे हैं. जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना बजट बढ़ेगा. वेरिएंस इन बजट किसको कहते हैं? देखें, आपने कहा कि मेरा इस साल एक्सपेंडिचर होगा 1 मिलियन. क्या जरूरी है 1 मिलियन ही हो? ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. तो फोरकास्ट है ना. फोरकास्ट का मतलब ये थोड़ी है कि वो एक्चुअली ऐसा होगा. सो व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बजट एंड द एक्चुअल, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएंस. और वेरिएंस समटाइम फेवरेबल होगा, समटाइम एडवर्स होगा. फेवरेबल कब होगा? जब रेवेन्यू ज्यादा है, तो ये फेवरेबल है या एडवर्स है? आपने बजट बनाया रेवेन्यू 1 मिलियन, एक्चुअली हो गया 1.2 मिलियन. अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, फेवरेबल बजट. आपने एक्सपेंसेस कहे 5 मिलियन,
हो गए 6 मिलियन। अच्छी बात है कि बुरी बात है? एडवर्स दैट इज एडवर्स। एडवर्स नहीं, सिर्फ हम इसको देखें, ये तो एडवर्स है ना। सो दैट मीन्स आपने बजट में पहले क्यों सेट किया था इसको? चाहे एडवर्स है चाहे फेवरेबल है, ये नहीं है कि फेवरेबल है तो हम चलांगे लगा रहे हैं, अच्छी बात, वाह क्या बात है, नहीं। बोथ इज टेलिंग द इनएफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर हु हैज मेड द बजट। ये उसका काम था इसको एक्यूरेसी पे लेके आता, राइट। वेदर फोरकास्ट है, फोरकास्ट की बारिश होगी, बारिश नहीं हुई, अच्छी बात है बुरी बात है, ये डिपेंड करता है। आप किसी के लिए अच्छी है किसी के लिए बुरी। अच्छी उसके लिए जिसकी फसलें इस वक्त खड़ी हुई हैं, जो हार्वेस्ट हो रही हैं, उसके ऊपर बारिश पड़ गई तो खराब हो जाएगी, उसके लिए तो अच्छी बात है कि नहीं, आपके लिए बुरी बात। लेकिन दोनों सिनेरियोस में अगर ये प्रेडिक्शन फुलफिल नहीं हो रही तो ये वेरिएंस है। अब ये डिपेंड करता है किसके लिए फेवरेबल है किसी के लिए एडवर्स है। दोनों सिचुएशन में ये इनएफिशिएंसी को शो कर रहा है कि आपने जो प्रेडिक्ट किया वो गलत किया। सो यहाँ पर देखिए, सेल्स रेवेन्यू बजट था 750, एक्चुअली हुआ 600, एडवर्स या फेवरेबल? एडवर्स। रेवेन्यू इज लेस, एक्चुअली इट इज लेस। ओवरहेड्स, एक्सपेंसेस, फिक्स्ड कॉस्ट 200 बजट थी 204 हो गई, एडवर्स। लेबर 180 से 162 हो गई, फेवरेबल। लेबर की कॉस्ट आपने बजट में रखी थी 180, एक्चुअली हुई 162, कम एक्सपेंस हुआ लेबर का। मटेरियल 220 आपने किया था, एक्चुअली हुआ 201, फेवरेबल। अदर कॉस्ट फेवरेबल, और टोटल कॉस्ट नेट इफेक्ट देखें तो फेवरेबल है, नेट कॉस्ट कम हो रही है, लेकिन प्रॉफिट को देखें तो वो एडवर्स की तरफ जा रहा है। वेरिएंस की कैलकुलेशन अभी आप कर चुके हैं, 840,000 माइनस 790 इज इक्वल टू, हमेशा बजट माइनस एक्चुअल करना है, एक्चुअल माइनस बजट नहीं करना, सिर्फ ये ध्यान रखना है, बजट माइनस एक्चुअल। एबीसी वैसे नॉर्मली एबीसी होती है, लेकिन यहाँ पे पहले बी आता है बाद में आता है, बजटेड माइनस एक्चुअल, बी माइनस ए। रिस्पॉन्डिंग टू द एडवर्स वेरिएंसेस, आपका एडवर्स वेरिएंस आ गया, आप कैसे वेरिएंस को रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, एनालिसिस कैसे बनाएंगे। पहला पॉइंट, कट प्राइसेस, कॉस्ट बढ़ रही है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है, प्राइस कट करें, परचेजिंग की प्राइस कम करें। कंज्यूमर की डिमांड सेंसिटिव हो गई है प्राइस चेंजेस से, कंज्यूमर अब बाय नहीं करेगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा, कंज्यूमर ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है, कट द प्राइसेस, सेलिंग प्राइस कम कर दें आप, किसी तरीके से उसको अट्रैक्ट रखें। इम्प्रूव कंपनी इमेज, ब्रांडिंग से एडेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट अपने याद है ना। सो सिंपल इन शॉर्ट एडेड वैल्यू, कि आप अपनी कंपनी का इमेज अच्छा करेंगे, पीपल विल बी रेडी टू पे यू द बेटर प्राइस, रेवेन्यू बढ़ाएगा आपका। कट वेजेस और इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी, कट वेजेस, अपनी वेजेस काटना शुरू कर दें, लोगों के पैसे काटें, ज़ाहिर है एक हार्ड एचआरएम अप्रोच, इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। गुड अप्रोच कौन सी है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं उनकी, किसी तरीके से उनसे प्रोडक्शन ज़्यादा ले लें, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। सो दीज आर द वेज हाउ यू कैन डील विद द एडवर्स वेरिएंस, और एडवर्स प्रोडक्शन वेरिएंस और एडवर्स सेल्स वेरिएंस। इसको एक दफ़ा घर पे पढ़िएगा, जो पीडीएफ मैंने शेयर की है उससे। See how that easy this was. Let's see the common past paper questions. Briefly explain how to use a break-even analysis for a manufacturing business. Break-even manufacturing business कैसे यूज करेगा? अपनी क्वांटिटी सेट करने के लिए या प्राइस सेट करने के लिए, कि आपका ब्रेक इवन अचीव हो रहा है 5000 पे, आप उसके अकॉर्डिंगली प्राइस सेट करेंगे कि डिमांड 5000 से ज़्यादा ही रहे। सेकेंड, टू कंपेयर बिटवीन द मल्टीपल प्रोडक्ट्स, कि दो प्रोडक्ट्स हैं, एक का ब्रेक इवन 1500, दूसरे का 2000, कौन सा बेहतर है? 2000। एक प्रोडक्ट का ब्रेक इवन 1500, दूसरे का ब्रेक इवन 2000, कौन सा बेहतर है? 2000। 1500, अर्लियर इज बेटर, जितने जल्दी ब्रेक इवन अचीव हो उतना बेहतर है। सो 1500 इज बेटर देन दी सेकंड प्रोडक्ट। सो कंपैरिजन, ब्रीफली एक्सप्लेन टू लिमिटेशंस ऑफ द ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन का मसला क्या है? अजम्पशंस हैं इसकी, कि ये कहता है कि आपने जो प्रोड्यूस किया सेल हो गया। सेल करना तो एक अलग एक महारत का काम है, मार्केटिंग वालों का काम है। यू से कि ब्रेक इवन इज 1500, अजम्पशन ये है कि 1500 इज आल्सो सोल्ड, बट एक्चुअली हो सकता है 1200 भी ना सेल हुआ हो,
या हो ही ना सके assumption। ब्रेक इवन अज्यूम करता है कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स अ स्ट्रेट लाइन, एक्चुअली स्ट्रेट नहीं है। अभी आपने खुद कहा कि सर ये क्या है, मैंने कहा सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स। एक्चुअली रियल लाइफ में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स, राइट। सो रियल लाइफ में इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, लेकिन बेस लाइन तो कहीं से पकड़नी है ना आपने। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरिएबल एंड द मार्जिनल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो चेंज होती है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, जो चेंज के इम्पैक्ट को फाइंड करता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बाय किया 20 का, इस दफा बाय किया 25 का, तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो गई 20 से 25। ये तो थी वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या बता रही है कि ड्यू टू द चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी, दोनों को देख रहा है। आपकी प्राइस कितनी चेंज हुई डिवाइडेड बाय आपकी क्वांटिटी कितनी चेंज हुई, द इम्पैक्ट ऑफ द चेंज इन प्राइस ऑन द क्वांटिटी। वो एक डिटेल्ड वैल्यू। दोबारा मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला बताएं। एवरेज कॉस्ट का क्या फार्मूला है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। आप टोटल के वर्ड को रिप्लेस कर दें चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। यूनिट्स क्या, यूनिट प्रोड्यूस किया ऑब्वियसली। सो चेंज इन कॉस्ट 20 से 25 हो गई वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट 5 डिवाइड बाय चेंज इन प्रोडक्शन कितनी हुई 100। सो यहाँ पर आप दो पर्सपेक्टिव्स को देख रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट के चेंज को भी, फिक्स्ड कॉस्ट के चेंज को भी, और नीचे टोटल क्वांटिटी को। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में आप किसको देख रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल को देख रहे हैं, ना टोटल कॉस्ट देख रहे हैं, ना क्वांटिटी देख रहे हैं। तो एक लिमिटेड फिनोमिनन है। और ये वाला जो फिनोमिनन है ये कंप्लीट फिनोमिनन है कि आप चेंज को एडवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट का फोकस कहाँ पर होता है, सप्लाई रिलेशन से। रॉ मटेरियल की कॉस्ट है ना, रॉ मटेरियल की कॉस्ट का मतलब क्या, कैसे कम कर सकते हैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल से, बल्क में बाय करें या कस्टमर के या अपने सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखें। दोनों में आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरी तरफ मार्जिनल कॉस्ट कैसे कम होगी, कॉस्ट के साथ साथ क्वांटिटी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। सिर्फ कॉस्ट वर्कआउट शायद ना कर पाए, क्वांटिटी भी इंप्रूव कर लेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी। डिनोमिनेटर में क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, और न्यूमिनेटर में क्या है, चेंज इन कॉस्ट। कोई भी कॉस्ट कम ज्यादा कर लें, कोई भी क्वांटिटी कम ज्यादा करवा लें, इंपैक्ट मार्जिनल कॉस्ट पे आएगा। तो इट इज आल्सो कंसीडरिंग द फिक्स्ड, इट इज आल्सो कंसीडरिंग द क्वांटिटीज। सर जो मार्जिनल कॉस्ट में आपने फॉर एग्जांपल आपका जो रॉ मटेरियल है उसकी जितनी आपकी क्वांटिटी है वो सेम रहती है, लेकिन अब वो आपको फॉर एग्जांपल पहले आपको वो 20 का एक यूनिट मिल रहा था, अब आपको वो 30 का मिल रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट भी तो फिर 0 ही होगी। नहीं, मार्जिनल कॉस्ट में चेंज है ना, चेंज कितने का आया है 5 का, लेकिन जो उसका डिनोमिनेटर है वो जो zero क्वांटिटी है वो 0 है। वो 0 है, तो फिर तो चेंज आया ही नहीं, तो फिर तो हम कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन इसमें आपने एक चीज इग्नोर की है, आपने वेरिएबल कॉस्ट को सिर्फ कंसीडर किया, टोटल कॉस्ट को इग्नोर कर दिया। टोटल कॉस्ट भी तो इंक्लूडेड है ना इसमें, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट भी तो इंक्लूडेड है ना इसमें, टोटल कॉस्ट तो निकालेंगे। और चेंज मार्जिनल कॉस्ट निकाली ही तब जाती है जब चेंज होता है क्वांटिटी में। अगर क्वांटिटी में चेंज नहीं है तो मार्जिन निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मार्जिनल तो है ही चेंज की बात कि हाउ मच प्रोडक्शन यू आर इंक्रीजिंग, हाउ मच प्रोडक्शन यू आर डिक्रीजिंग, तब मार्जिनल का काम है। जब हिला ही नहीं रहे क्वांटिटी को तो फिर मार्जिनल को छेड़ना है। फिर तो जनरल बात करें ना, एवरेज कॉस्ट की बात करें, एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी, एवरेज कॉस्ट कम होगी, क्योंकि वहां पे क्वांटिटी का काम नहीं है। सर लेकिन आपकी जो कॉस्ट है वो तो चेंज हो रही है ना। देखिए एवरेज कॉस्ट चेंज हो रही है ना, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम, पहले भी 100 अब भी सेम 100। पहले कॉस्ट थी 20 अब थी 25, तो फार्मूला में चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अगर आपकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही तो एवरेज कॉस्ट इसीलिए था, लेकिन अगर आप क्वांटिटी भी चेंज हो रही है मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट इज डीलिंग विद द चेंज इन क्वांटिटी एज वेल। ठीक, और मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो या कम हो उससे हमें क्या पता चलता है, उसका एवरेज का फर्क पड़ता है। एवरेज कॉस्ट फार्मूला पे फोकस करें। एवरेज कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। क्वांटिटी चेंज है या नहीं, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, वो जीरो तो नहीं हो सकती ना। लेकिन चेंज में क्योंकि क्वांटिटी जीरो हो जाएगी अगर आपका चेंज ना आया तो, इसलिए ये निकाल ही नहीं सकेंगे। डिवाइडेड बाय जीरो इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए चेंज होना जरूरी है उसमें मार्जिनल कॉस्ट में।
ठीक हो गया, ये बात मुझे समझ आ गई है। अब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करिए या डिक्रीज करिए, दोनों में से फायदा हमें किस चीज का होगा? देखें, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि आपकी न्यूमिनेटर में क्या है, कॉस्ट या क्वांटिटी? कॉस्ट। इसका मतलब है कॉस्ट बढ़ रही है। तो अगर आपका वेरिएंस बढ़ रहा है पॉजिटिव है तो अच्छी बात है बुरी बात है? कॉस्ट बढ़ रही है अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। बुरी बात है। या तो दूसरी तरफ क्वांटिटी कम हो रही है डिनोमिनेटर में तो भी आपकी बढ़ेगी, दो भी बुरी बात है। तो इसका मतलब ये है कि आप न्यूमिनेटर को देखिए, मैथ का बेसिक फार्मूला देखिए, अगर न्यूमिनेटर से में क्या है आपकी कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ना बुरी बात, क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर कम होना बुरी बात। तो इसका मतलब है कि इस पर्सपेक्टिव अपने सामने रखें फार्मूला को, मैथ का बेसिक रूल याद रखिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को फोकस किया करें, आपको पता चल जाता है कि ये रेशियो अच्छी तरफ जा रही है या बुरी तरफ जा रही है। नेक्स्ट, हाउ कैन अ बिजनेस यूज ब्रेक इवन एनालिसिस टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट? ब्रेक इवन से हम नई प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करेंगे, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ब्रेक इवन एनालिसिस से नई प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन में कैसे फायदा होता है? आप प्रोजेक्ट करते हैं, आपके पास ऑप्शन है 2 3 4 प्रोडक्ट्स की, एक सिनेरियो ये दे रहा हूं कि 2 3 4 प्रोडक्ट्स हैं, यू विल लॉन्च द प्रोडक्ट जिसका ब्रेक इवन सबसे जल्दी अचीव हो रहा है, एक का 1500, दूसरे का 2000, तीसरे का 2500, कौन सी लॉन्च करेंगे? 1500 वाली, जिसका जल्दी अचीव। अगर दूसरी बात आएगी डिमांड, अगर डिमांड सेम है सबकी तो फिर 1500, फिर 1500। अच्छा, दूसरा एलिमेंट, सपोज देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट, इन दैट केस ये कैसे हेल्पफुल है? टू सेट द प्राइस इन द मार्केट, कि आप प्राइस ऐसी सेट करें कि आपके ब्रेक इवन से ज्यादा ही सेल्स हो, कम ना हो। अगर आप प्राइस रखते हैं $10 और सेल्स ब्रेक इवन से कम हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइस रिड्यूस करनी पड़ेगी ताकि सेल्स बढ़े। ब्रेक इवन से आगे आगे जाए बात, पहले ना आए, क्योंकि ब्रेक इवन से पहले लॉस होगा। ब्रेक इवन से ज्यादा सेल करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन होगा और दैट इज अ गुड थिंग। सो यू मैनेज योर प्राइस टू सेट योर डिमांड, टू सेट योर सेल्स, एंड टू सेट योर सेल्स यू आर लुकिंग फॉर द ब्रेक इवन एज अ इनिशियल पर्सपेक्टिव। तो ब्रेक इवन सबसे पहले आपको डायरेक्शन देता है कि आपने प्राइस क्या सेट करनी है। प्राइस की सेटिंग की सबसे बड़ी डायरेक्शन आपको मिलती ही ब्रेक इवन से। सर अगर कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट हो जिसका डिमांड का मैंने पता हो, अगर इनोवेटिव प्रोडक्ट है, डिमांड का पता ही नहीं है, तो फिर ब्रेक इवन फिर भी निकालेंगे, देखेंगे कि अगर ब्रेक इवन से ज्यादा सेल होगी तो हम उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखेंगे, अगर कम हुई तो फिर नहीं करेंगे। आपका ब्रेक इवन निकल रहा था 1500, मार्केट में इनोवेटिव होने के बावजूद वो नहीं बिक रही। इनोवेटिव होने का मतलब ये तो नहीं कि बिकेगी, दुनिया में बहुत सारी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आई हैं, नहीं बिकी, कुछ बिक भी गई। So that means कि you have to set a minimum acceptable level कि 1500 से ऊपर ही बिकेंगे तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा, वरना इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो ब्रेक इवन आपको स्टिल एक डायरेक्शन दे रहा है कि हाउ मच मिनिमम यू विल एक्सेप्ट।